बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट प्रिया वेस्ट। तो आज हम रीड करने जा रहे हैं रूट हीरो बेस, कज़न मैरिज बेस और हवेली बेस पे नावल। तो चलते हैं नावल की तरफ। हर तरफ सन्नाटों का राज था। रात की तारीकी में दो ह्योले तेज तेज कदम उठाते आगे बढ़ रहे थे। रात की तारीकी में वो दोनों रात का ही हिस्सा लग रहे थे। भाभी जल्दी चलिए, अगर सैफी भाई आ गए तो हमारी खैर नहीं है। विशाल, मुझे बहुत डर लग रहा है, आओ लौट चलें। भाभी अभी तो सिर्फ 2 मिनट की दूरी है, अब हम ऐसे वापस नहीं जाएंगे। विशाल, अगर उसने हमारी बात ना मानी तो हम क्या करेंगे। ब्लैक अबाया में दोनों की सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी। दोनों इस वक्त डर, खौफ और बेयकीनी जैसी सूरत हाल से दो चार थीं। ना जाने जिसके पास मदद के लिए जा रही थी वो उनकी मदद करेगा भी या नहीं। आखिर वो भी तो सैफी का सबसे अच्छा दोस्त और उसका चौधरी साहब था, जिस पर सैफी आंखें बंद करके यकीन करता था। क्या वो आज उन दोनों की वजह से सैफी से झूठ बोलेगा। अब दोनों के कदम सुस्त पड़ गए थे। सामने ही चौधरी असलान का डेरा था। जिस वक्त सारा गांव अंधेरे में डूबा सो रहा था, उस वक्त इस डेरे पर दिन का सा समा था। मिशाल एतमाद से चल रही थी, जबकि उसके पीछे चलती अरीबा को अपने पाँव से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। डेरे के पास पहुंचकर सामने गार्ड्स को मिशाल ने असलान चौधरी से मिलने को कहा, तो उन दोनों ने सर से पाँव तक उन दोनों को देखा। क्यों मिलना है, कुछ काम है। उनमें से एक गार्ड अंदर की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद वो बाहर आया और उन दोनों के लिए गेट वॉक कर दिया। अंदर एक और आदमी खड़ा था। उसने उन दोनों को सामने मौजूद कमरों में से कमरे में जाने को कहा। वो कमरे में दाखिल हुई तो असलान चौधरी क्रोफर से टांग पे टांग जमाए बैठा था। वो अपने पीछे खड़े अपने खास आदमी पाशा को मोबाइल पर कुछ दिखा रहा था। उन दोनों के अंदर दाखिल होने पर उसने बगैर देखे उन दोनों को हाथ के इशारे से सामने पड़ी चारपाई पे बैठने को कहा। मिशाल और अरीबा आज पहली बार असलान चौधरी को देख रही थी, जो कि ब्लैक कमीज शलवार में मलबूस, गले में ग्रे चादर डाले बेनियाज सा बैठा था। बोलिए क्या मसला है, बोलिए क्या मसला है जो इस वक्त आप लोगों को यहाँ आना पड़ा। मिशाल ने अरीबा को बोलने का इशारा किया। अरीबा ने कांपती आवाज़ में बोलना शुरू किया। मैं सैफ मंसूर की मनकुआ हूँ। कल आपने जिस शख्स को हमारे घर के करीब से पकड़ा था, जिसके बारे में सैफ ने बताया कि वो किसी लड़की के पीछे साथ वाले गांव से आया है, वो लड़की मैं हूँ। मेरा उस शख्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। वो मुझे और मेरी माँ को वहाँ तंग करता था, इसलिए हम लोग वो गांव छोड़कर यहाँ आए थे। लेकिन मैं चाहती हूँ इस बात का सैफ को पता ना चले। क्यों? उसके क्यों के जवाब में अरीबा खामोश हो गई। क्योंकि उस शख्स के पास मेरी किसी शादी में खींची गई तस्वीर हैं, और अगर उसने सैफ को वो दिखा दी तो वो मुझे छोड़ देगा। अब वो कुछ भी ना बोला। जब उनके दरमियान खामोशी के सिलसिले ने तूल पकड़ा तो मिशाल जल्दी बोली, भाभी चलें। उसने गुस्से भरी नज़र असलान चौधरी पर डाली। वो समझ गई कि वो उनकी मदद नहीं करेगा। उसकी आवाज़ पर असलान चौधरी ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा, जो दूसरी लड़की का हाथ पकड़े उसे चलने के लिए बोल रही थी। असलान चौधरी ने अपनी बड़ी बड़ी बुरी आंखें इस लड़की पर जमा दी। पाशा, इन लोगों को उनके घर तक छोड़ कर आओ। मिशाल गुस्से में अरीबा को खींचती हुई वहाँ से ले गई। वापसी का सफ़र पाशा की मौजूदगी की वजह से खामोशी में कटा। घर का ताला खोलकर वो अंदर दाखिल हुई तो अरीबा चारपाई पर बैठकर फुट फुट कर रोने लगी। विशाल अबाया उतार कर उसके बराबर ही बैठ गई। भाभी आप परेशान ना हो, मैं भाई को समझा लूँगी। अरीबा ने नफ़ी में सर हिलाया। वो मेरा यकीन नहीं करेगा। आप ऐसे ही वहमी हो रही हैं, कुछ नहीं होगा। तुम पहले मुझे ना ये आप जनाब कहना छोड़ो। ना जिना, मैंने तो आज के बाद भाभी ही कहना है। मुझे सफ़ी भैया की तरफ से सख्त किस्म के ऑर्डर हुए हैं कि चूँकि आप मोहतरमा मुझसे उम्र में पूरी 3 साल बड़ी हैं, इसलिए मुझे आपको अदब से बोलना चाहिए। तभी अंदर से सकीना आंटी की खांसने की आवाज़ आई तो मिशाल रोती अरीबा पर एक नज़र डालकर अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। ग्लास में पानी डालकर उन्हें सहारा देकर ग्लास उसके लबों से लगाया। हलक में पानी जाते ही उसका खांसी का दौरा ख़त्म हो गया। उन्होंने एक तशक्कर भरी नज़र मिशाल पर डाली और आंखें मौन ली। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर मिशाल बाहर आई तो अरीबा दरवाज़ा खोले खड़ी थी, जबकि सामने सैफ मंसूर खड़ा था। मिशाल को भेजो। इसकी बात सुनकर मिशाल पहले ही बाहर आ गई थी और अरीबा को गले लगाकर बाहर आकर सैफ की गाड़ी में बैठ गई, जबकि उसके पीछे आता सैफ वापस पलट कर दरवाजे तक गया जहां अरीबा खड़ी उन्हें चाहता हुआ देख रही थी। सुनो। सैफ की आवाज़ पर अरीबा ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। तुम रोती रही हो? इसकी बात पर उसने नज़रें चुरा ली। नहीं, मैं तो नहीं रोई, वो अटक अटक कर बोली। इसके बाद पर वो गर्दन सर अस्पात में हलाता हुआ गाड़ी में आकर बैठ गया। उस पर एक अलविदाई नज़र डाली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। पाशा जी, छोटे चौधरी, ये दूसरी लड़की सैफ की बहन थी। जी चौधरी जी।
पाशा मुअद्दब बना खड़ा था। नाम क्या है इसका? मिशाल। आज के बाद ये नाम किसी की ज़ुबान पर नहीं आना चाहिए। पाशा बात समझता हुआ इस बात में सरहल आ गया। सामिया चौधरी शहर से एमएससी करके लौटी थी। वो अजलान चौधरी की बचपन की मंग है। शजा चौधरी और सहारा की अकलौती लाडली बेटी। नाज़ो नम से पली बड़ी, इंतहा की खुदसर और मुँह फट, लेकिन असलान चौधरी के लिए उसकी मोहब्बत किसी से ढकी छुपी नहीं थी। इसीलिए फैसला हुआ था कि इस बार वो घर लौटेगी तो धूमधाम से उनकी शादी कर दी जाएगी। वो जब भी हवेली आती थी हर तरफ रौनक हो जाती थी। असलान चौधरी की दादी सुरैया बेगम बहुत ही खुद पसंद हो रही थी। गांव के लोगों की औकात उसकी नज़र में दो कौड़ी की भी नहीं थी। जब दिल चाहे किसी भी घर की औरतों को बुलाकर अपने घर के काम करवा लो और साथ में हाथ पे कुछ रखते हुए 100 बातें भी सुनाना। अपने मुलाजमों को तो वो मुँह ही नहीं लगाती थी। सामिया चौधरी और असलान चौधरी में भी उन्हें अपनी दादी का अक्स नजर आता था। इस वक्त सब लोग असलान की दादी, जिन्हें सब बी जान कहकर पुकारते थे, सब लोग उनके कमरे में मौजूद थे। असलान चौधरी भी मामूल की तरह अम्मा भी के कमरे में आया, लेकिन पहले ही मोड़ पर सामिया से टकरा गया, जो उसे सामने देखकर शर्माए घबराई सी खड़ी थी। असलान चौधरी सलाम करके बी जान की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ हमेशा की तरह उसके रूड रवैया पर सामने का पारा हाई हो चुका था और वो वहाँ से वॉकआउट कर चुकी थी। अजलान चौधरी में बिगड़े हुए रईस वाली तमाम बातें मौजूद थी। अजलान चौधरी चौधरी हाकम अली का लाडला पोता है। उनके लाडले बेटे सिकंदर चौधरी का बेटा सिकंदर चौधरी और शजा चौधरी और असलान चौधरी उस वक्त हुक्म अली चौधरी के कमरे में मौजूद थे। बाबा, आपने असलान को बहुत छूट दे रखी है। आप जानते हैं, कल इसने मेरे दोस्त के बेटे को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा है। आज उसकी कॉल आई थी, वो बहुत नाराज़ है। हाकम अली ने असलान की तरफ देखा। असलान बेटा बोलो, बाप को जवाब दो, क्यों किया आपने ऐसा? दादाजी, उसने हमारे गांव के लड़के के साथ बदतमीज़ी की थी। सिकंदर सुन लिया। अपने दोस्त को बताना आज के बाद अगर उसके बेटे ने ऐसी कोई हरकत की तो वो यहाँ से ज़िंदा नहीं जा पाएगा। बाबा, आप बेजाय की हमायत कर रहे हैं। हुक्म अली ने एक नज़र असलान पर डाली। तुम दोनों तो पता नहीं किस पर चले गए हो, लेकिन मेरा पोता मेरा गरूर है। और हाँ, मैंने फैसला किया है कि इस बार सामिया और असलान की बाकायदा मंगनी कर लेते हैं और फिर इलेक्शन के बाद शादी भी हो जाएगी। उनके इस बात पर सिकंदर और शजा खुश हो गए थे, जबकि असलान कुछ भी कहे बगैर वहाँ से उठकर चल दिया। सामिया चौधरी की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसका ख्याल था कि जब भी कोई ऐसी बात होगी स्नान मना कर देगा, लेकिन इसका चुपचाप मान जाना उसके लिए बहुत ही खुशगन था। विशाल गांव की पगडंडी पर पहुंची तो सामने ही अस्तान चौधरी खड़ा था, जबकि उसके आदमी पाशा ने एक लड़के को जदों को किया हुआ था। मिशाल एक दरख्त की ओट में हो गई। चौधरी अस्तान के साथ चौधरी असलान गाड़ी के साथ टेक लगाए सिगरेट फूंक रहा था। वो वहाँ ऐसे खड़ा था जैसे उसके सामने हो रहे मंजर से वो कभी बेखबर हो। मिशाल ने अब उससे नजरें हटाए। पाशा की कार्रवाई मुलाहिजा की। पाशा ने उस लड़के की गर्दन पर चाकू रखा तो मिशाल दोनों आंखें मीच गई। थोड़ी देर के बाद उसने आंखें खोली तो सामने कुछ भी नहीं था, अजलान चौधरी की गाड़ी के सिवा। मिशाल ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नजर न आया। वो जाने के लिए मुड़ी तो किसी से टकराते टकराते बजी। उस शख्स के चेहरे पर नज़र पड़ते ही वो सर पड़ गई। वो मुंह में सिगरेट दबाए, हाथों में पिस्टल थामे उसे चेक कर रहा था। मिशाल के देखने पर उसने आंख उठाकर उसे देखा। क्या कर रही हो तुम यहाँ? कुछ नहीं। एक उसने एक तेज़ नज़र मिशाल के चेहरे पर डाली तो फिर निकलो अपने घर की तरफ, और आज के बाद इस रास्ते से नहीं जाना। वो उसे तनबीही लहजे में वार्निंग दे रहा था। मिशाल ने अपनी चादर टीकी और घर की तरफ भागने के इसी अंदाज में चलने लगी। पीछे खड़े असलान चौधरी के चेहरे पर उसकी घबराहट देखकर मुस्कुराहट दौड़ गई। पाशा, जी चौधरी साहब, असलान चौधरी को ये लड़की चाहिए, बस एक रात के लिए। हुक्म की तामीर होगी चौधरी जी। अजलान हाथ में से अध जला सिगरेट फेंकता हुआ वहाँ से चल दिया। सैफ आज भी घर नहीं आया था। मिशाल कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। वो जब भी कहीं जाता उसे बताकर जाता था, ताकि वह घर में अकेली ना रहे। अब रात के 9 बजने वाले थे, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं था। वो अपनी सोचों में बैठी थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मिशाल ने सैफी का सोच कर दरवाज़ा वाक कर दिया, लेकिन सामने पाशा खड़ा था। मिशाल दरवाजे की ओट में हो गई। तुम आओ मेरे साथ चलो, सैफी को गोली लगी है, उसने तुम्हें बुलाया है। मिशाल का तो भाई का सुनकर हवासी काबू में ना रही। वो आंसू बहाती जल्दी से अंदर से चादर लेकर दरवाजे को ताला लगाकर बाहर निकल आई। पाशा के साथ गाड़ी में बैठने की थोड़ी देर बाद उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, लेकिन वक्त हाथ से निकल चुका था। उसने ड्राइविंग सीट पर देखा तो पाशा की जगह वहाँ कोई और था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझती, इसका दिमाग अंधेरे में डूब चुका था।
اس کو جس وقت ہوش آیا اس نے خود کو نرم گرم بستر میں پایا، وہ تیزی سے اٹھی اور دروازے کی طرف بھاگی، لیکن وہ لاک تھا۔ کافی دیر دروازہ پیٹنے پر بھی جب کوئی باہر نہ آیا تو مشال وہیں بیٹھ گئی اور گھٹنوں پر سر رکھ کر بھی آواز رونے لگی۔ اسے رہ رہ کر سیف کا خیال آ رہا تھا، نہ جانے وہ کہاں تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور اسلان چودھری چہرے پر شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کو دیکھ کر مشال کا فشار خون بڑھا اور وہ چیل کی طرح اس پر جھپٹی۔ اس کے منہ پر ناخنوں سے وار کرنے کے بعد اس نے اس کا گریبان پکڑ لیا، لیکن اب وہ سنبھل چکا تھا۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اسے دروازے کے ساتھ پن کر دیا۔ غصے سے مشال کا چہرہ لال پڑ گیا۔ اس نے پوری طاقت لگا کر اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروائے اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے دھکا دیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلا۔ اس نے ایک گہری نظر مشال پر ڈالے۔ مشال کا دل کیا کہ اس کی آنکھیں نوچ لے۔ مشال نے اسے تھوڑا سا پیچھے ہٹتے دیکھ کر اس کی سائڈ سے نکلنا چاہا، اس سے پہلے کہ اسلام کچھ سمجھتا۔ اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے ایک بھاری واز اٹھایا اور کھینچ کر سامنے موجود شیشے پہ دے مارا، جس سے شیشہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ واز ہاتھ سے پھینک کر اس نے شیشے کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا۔ اگر میری طرف ایک اور قدم بڑھایا تو میں خود کو ختم کر دوں گی۔ اسی دوران مشال کی چادر کہیں گر گئی، اس کے سنہری بال بکھر گئے، اس کا سراپا نمایاں ہو گیا جو اذلان چودھری کے جذبات کو بڑھاوا دے رہا تھا۔ لیکن اس نے غور کیا، اس کے آنسو اس کے گالوں پر لڑیوں کی طرح گر رہے تھے۔ اذلان چودھری نے آگے بڑھ کر چادر اٹھائی اور دور سے ہی اس کی طرف اچھالی۔ مشال نے جلدی سے چادر لے کر اپنے ارد گرد لپیٹی، لیکن اس دوران اس کا دھیان بٹا اور اذلان چودھری اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے اس کا شیشے والا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک جھٹکا دیا اور شیشہ دور جا گرا۔ اس نے مشال کے بالوں کو ایک زوردار جھٹکا دیا جس سے مشال کی دبی دبی سی چیخ نکلی۔ مشال نے اسے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن سب بے سود رہا۔ اسی دوران مشال کے گلے میں پڑا ہارٹ شیپ والا لاکٹ کھلا اور اس میں سے سیف کی تصویر اذلان کی آنکھوں کے سامنے لہرائی، تو اس نے دھکا دے کر مشال کو بیڈ پر پھینکا۔ اس سے پہلے کہ مشال کچھ سمجھتی وہ بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ جلدی سے باہر آ جاؤ تاکہ تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ پیچھے مشال حیرت کا بت بنے اسے دیکھنے لگی۔ اذلان شاہ نے روتی دھوتی مشال کو جھنجھلا کر دیکھا، اب کیا مسئلہ ہے؟ چھوڑ تو رہا ہوں تمہیں تمہارے گھر۔ مشال نے ایک نظر اس کٹور شخص پر ڈالے، اس کی اس شخص سے نفرت میں اور اضافہ ہوا، جبکہ اذلان شاہ اپنی بدلتی حالت پر خود ہی جھنجھلایا ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا یہ لڑکی اس کے حواسوں پر چھا رہی ہے۔ اس نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک نظر اس پہ ڈالی، بلیک چادر میں اس کی دودھیا رنگت کچھ اور نمایاں ہو رہی تھی۔ اذلان شاہ نے اپنی نظریں پھیر لی، مبادا اسے چھوڑنے کا فیصلہ وہ بدل نہ دے۔ اسے گھر کے دروازے پر اتار کر زن سے وہ گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ اسے اپنے آپ سے وحشت ہو رہی تھی، اس نے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزاری تھی، لیکن ان کی مرضی سے اسے لگا تھا وہ اسے بھی منا دے گا، لیکن یہ لڑکی تو جنگلی بلی تھی جس نے اسے نوچنا شروع کر دیا تھا۔ کافی دیر گاڑی کو ایسے ہی دوڑاتے ایک جگہ پر اس نے گاڑی روکی اور سگریٹ سلگا کر مرر میں اپنے منہ اور گلے پر موجود مشال کے ناخنوں کے نشان دیکھنے لگا۔ جنگلی بلی، وہ منہ میں بڑبڑایا، اس کا دل کا سراپا اس کی آنکھوں میں لہرایا تو خود بخود اس کی ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ تالا کھول کر اندر داخل ہوئی تو خود کو گھسیٹتی ہوئی کمرے تک لے گئی اور بیڈ پر گر گئی۔ وہ بے آواز رونے لگی، نہ جانے کہ اس کی دعاؤں سے وہ آج بچ گئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ اس کا روم روم رب کا شکر بجالا رہا تھا جس نے اس شیطان کے دل میں اس کے لیے رحم ڈالا تھا اور وہ باعزت واپس اپنے گھر لوٹ آئی تھی۔ رات کے پچھلے پہر سیف گھر آیا۔ مشال نے نیند کا بہانہ کر کے دروازہ کھول کر واپس لیٹ گئی۔ صبح وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ سیف کو اذلان کے کسی کام سے شہر جانا تھا۔ اس نے اذلان کو کام کر کے بتایا کہ مشال بیمار ہے، اس لیے وہ نہیں جا سکے گا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ سیف کے گھر کے باہر تھا۔ مشال کو تو کوئی ہوش نہیں تھا کہ وہ کس کے ساتھ ہاسپٹل آئی، جبکہ اذلان چودھری کی آنکھیں کسی مقناطیس کی طرح اس کے سراپے سے چمٹ گئی تھی۔ وہ سستی سے بستر پر پڑی تھی۔ سورج سوانح پر پہنچ چکا تھا، سورج کی کرنیں چھم چھم اندر آ رہی تھی۔ دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے صحن کا منظر واضح تھا، جہاں پڑی اکلوتی چارپائی پر سیف بیٹا اخبار کی ورقردانی کر رہا تھا، ساتھ ساتھ ایک نظر کھلے دروازے پر بھی ڈال لیتا جہاں سے نظر آ رہی چارپائی پر مشال سو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پاؤں میں چپل اڑستے ہوئے اس کے سر پہ جا پہنچا، پیشانی پر ہاتھ
लगाकर बुखार चेक किया। मिशाल ने उसे देखकर आंखें मूंद ली। मुबादा वो उसकी आंखों से कोई और कहानी न पढ़ ले। मिशाल बेटा उठ जाओ आप। मिशाल ने झट से आंखें खोली और जल्दी से उठ बैठी। आपने नाश्ता किया? नहीं, मैं बाहर से लेकर आया हूँ, लेकिन तुम्हारे उठने का इंतज़ार कर रहा था। चलें फिर साथ ही नाश्ता करते हैं। वो दोनों छोटे से बने किचन में आ गए, जहाँ उनकी ज़रूरत की हर चीज़ थी। मिशाल ने नाश्ता लगाया तो सैफ बहुत रग़बत से खाने लगा, जबकि मिशाल बस उसका साथ ही दे रही थी। मिशाल, तुम और अरीबा आज बड़ी हवेली चले जाना। बेचा ने बुलाया है तुम लोगों को। अजलान की सामिया से मंगनी हो रही है ना, तो काम भी ज़्यादा है। वैसे भी मैं तुम लोगों को कभी ना बेचता, लेकिन चूंकि मेरे यार की मंगनी है इसलिए चले जाना। मिशाल के चेहरे पर नापसंदीदगी देखकर उसने उसे तफसील से बताया। मिशाल और अरीबा गुलबानों के साथ किचन में खाना बना रही थी। आज हवेली में खूब चहल पहल थी। मिशाल मुतमिन थी कि किचन में कोई मर्द नहीं आया था। तभी ज़ारा बेगम वहीं चली गई और मिशाल को हुक्म मिला कि वो सामिया के लिए कॉफ़ी लेकर उसके कमरे में दे आए। मिशाल सोच में पड़ गई कि क्या करे, फिर चादर से अच्छी तरह चेहरा छुपाकर किचन से निकल आई। सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर पहला कमरा सामिया का था। मिशाल दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई तो वो अपने किसी दोस्त से महबूब गुफ्तगू थी। उसे कॉफ़ी देते हुए सामिया का हाथ कप को लगा, जिससे कॉफ़ी छलक कर उसके कपड़ों पर गिर गई। जहाँ लड़की, ये क्या कर दिया, मेरा नया ड्रेस ख़राब कर दिया। वो गज़बनाक होकर मिशाल की तरफ बढ़ी और एक थप्पड़ उसके गाल पर चढ़ दिया। मिशाल गाल पर हाथ रखते हुए सख्ती में रह गई, जबकि सामने वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। मिशाल आंसू पीती तेज़ी से निकली और सामने से आते अजलान चौधरी के सीने से टकरा गई। इसी दौरान उसकी चादर उसके चेहरे से खिसक गई। मिशाल ने सर उठाकर सामने वाले को देखा तो उसे लगा आज उसे कोई नहीं बचा सकता। वो पूरी जान से कांप रही थी, जबकि अजलान चौधरी से ने पे हाथ रखे पुरशौक नजर उसके ढके छुपे सरापे पर मरकूज थी। विशाल बेजान कदमों से उसके पास से गुजरकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, लेकिन गुजरते गुजरते भी उन दोनों का कांधा टकरा गया। वो खुद को घसीटती हुई किचन में आई और सामने पड़ी कुर्सी पर किसी बेजान शय की तरह टिक गई, जबकि अजलान चौधरी अपनी जगह पर मनजमद हो गया। वो उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा। आंखें बंद किए बार बार एक ही मंजर उसके सामने आ रहा था। वो अभी भी अपने सीने पर उसे महसूस कर रहा था। रेलिंग के साथ टेक लगाए आंखें मूंदे वो खड़ा रहा। कुछ याद आने पर उसने झट से आंखें खोली। वो अपने जज्बों की शिद्दत से खुद ही डर गया था। उसने सर झटका और तेजी से सीढ़ियां उतर गया। अरीबा की नज़र कुर्सी पर बैठी मिशाल पर पड़ी तो वो तेजी से उसके करीब आई। मिशी, क्या हुआ? कुछ नहीं। उसने नज़रें चुराई। अरीबा ने गिलास में पानी डालकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये पानी पी लो, तुम अभी बीमारी से उठी हो। उसी वक्त बाहर से असलान के बोलने की आवाज़ आई और मिशाल की सांस सीने में अटकने लगी। अम्मा भी असलान के चेहरे पर मौजूद निशानों को देखकर उनकी बाबत पूछ रही थी। तभी मिशाल को उसकी आवाज़ सुनाई दी। कुछ नहीं अम्मा, भी एक जंगली बिल्ली ने पंजे मारे हैं। उसकी बात पर वहाँ मौजूद सब लोग खिलखिलाकर हंस दिए, जबकि उसकी बात को समझती मिशाल के अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। तभी वो किचन में दाखिल हुआ और एन मिशाल की चेयर के पीछे आ खड़ा हुआ। उसकी मुखातिब गुलबानो थी, जबकि नज़रें मिशाल के सरापे में उलझी हुई थी। गुलबानो, एक कप कॉफ़ी तो बना दो स्ट्रॉन्ग सी, ये कहकर वो चल दिया, जबकि मिशाल ने गहरी सांस खारिज की। रात अपने पैर फैलाए हर चीज़ को तारीकी में ले जा चुकी थी। बड़ी हवेली में खामोशों का राज था। आधी से ज़्यादा रात गुजर चुकी थी, लेकिन एक वो था जिसका चैन, सुकून, नींद सब कुछ उससे रूठ गया था। पिछले 2 घंटे से वो सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा था। कल उसकी सामिया चौधरी से मंगनी थी, जबकि उसने अपनी ज़िंदगी में तो एक रोग पाल लिया था। आंखें बंद करता था तो सामने बस दो ढड़ी सहमी सी आंखें आ जाती थी। उसकी आंखों के गेज से हल्के पड़ गए थे, जैसे वो सालों का बीमार हो। जब से वो इस हवेली से होकर गई थी और उस दिन से असलान चौधरी की रातें ऐसे ही जागते हुए गुजर रही थी। जो ही आंखें बंद करता सामने काली चादर से झांकती दोनों आंखें छम से उसके तस्वर में उतर आती थी और फिर उसके दिल में एक दर्द सा जाग उठा था। वो कई दिन से डेरे पर भी नहीं वो कई दिन से डेरे पर भी नहीं गया था। वो उस दिन को कोस रहा था जिस दिन उसने पाशा को उस लड़के को लाने के लिए कहा था। आज पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। असलान चौधरी की मंगनी के साथ साथ इस बात का भी ऐलान किया गया था कि इस बार वो इलेक्शन भी लड़ेगा। सैफ ने आज काफ़ी दिनों के बाद असलान को देखा तो हैरान रह गया। यार, तुझे क्या हो गया है? मुझे क्या होगा? उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। ये आंखों के गिर हल्के हीरा फुलिया कुछ तो हुआ है। अरे यार, तुझे वैसे ही वहम हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हुआ। चलो, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। इलेक्शन की तैयारियाँ पूरे ज़ोरों शोर से चल रही थी। हर तरफ बैनर्स और पार्टी
کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ اذلان چودھری سب کچھ بلا کر الیکشن کیمپین میں جٹ گیا تھا، گھر گھر جا کر لوگوں سے ووٹ مانگ رہا تھا، لوگوں کی ہر طرح کی مدد کی یقین دہانی کروائی جا رہی تھی۔ مقابل امیدوار بھی بہت مضبوط تھا۔ اذلان کے مقابلے میں اس کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا تھا، وہ ایک منجا ہوا سیاستدان تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے پر برتری لے جانے کے چکر میں بڑھ چڑھ کر دعوے اور وعدے کر رہے تھے۔ مشال اپنی ہی دنیا میں مست تھی۔ وہ اب اسکول جاتے ہوئے بہت احتیاط سے جاتی تھی۔ اس نے ضد کر کے سیف کو مجبور کر دیا تھا کہ اب شام کے وقت وہ اسے خود ہی لینے آیا کرے۔ وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی جو کہ ایک NGO چلا رہی تھی۔ اس کے علاوہ اس NGO کے ذریعے سے گاؤں میں ایک ڈسپینسری بھی موجود تھی۔ وہ لوگوں کو صحت کی فری سہولیات دیتی تھی۔ آج الیکشن کو صرف 2 دن رہ گئے تھے، اس لیے انہیں اسکول میں چھٹیاں دے دی گئی تھیں۔ وہ کافی دیر سیف کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہیں آیا تو اللہ کا نام لے کر اکیلے ہی چل پڑی۔ آج تو جگہ جگہ لوگ کھڑے تھے، کوئی کس امیدوار کے بینر لگا رہا تھا اور کوئی کسی کے۔ سب اپنے اپنے پسندیدہ امیدواروں کی حمایت میں میدان میں کود پڑے تھے اور لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کا امیدوار ہی اہل ہے۔ وہ اپنے گھر سے تھوڑا دور تھی جب اس کے پاس ایک بلیک مرسڈیز آ کر رکی۔ مشال ڈر کر پیچھے ہو گئی، تبھی ڈرائیونگ سیٹ والی سائڈ کا دروازہ کھلا تو سامنے گرے کرتا شلوار میں ملبوس، آنکھوں پر سن گلاسز چڑھائے اذلان چودھری نیچے اترا۔ گلاسز اتار کر ہاتھوں میں لیتے ہوئے اپنی گہری بری آنکھیں اس کے وجود پر جما لی۔ مشال نے اپنے آس پاس دیکھا لیکن اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے عجیب خوف محسوس ہوا۔ اذلان چودھری نے اس کی طرف قدم بڑھائے تو وہ الٹے قدموں چلنے لگی۔ اس کے ڈر اور گھبراہٹ پر اس کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے بڑی ادا سے ایک طرف اپنا سر جھٹکا تو مس مشال منصور، کیا آپ کا ووٹ مجھے ملے گا؟ مشال نے نفی میں سر ہلایا، کوئی بات نہیں، جیت تو میری ہی ہوگی، لیکن یہ جو دل ہے نا، یہ ہمک ہمک کر بس آپ ہی کی طرف دوڑتا ہے۔ مشال نے حیران اور پریشان نظروں سے اسے دیکھا۔ خیر ابھی چلتا ہوں، لیکن ہاں وعدہ رہا، جیت کر پہلی ملاقات آپ ہی سے ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھا اور زن سے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ الیکشن والے دن سارا دن مشال گھر میں ہی بن رہی تھی۔ سیف کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ ریبا کے ساتھ جا کر ووٹ دے آئی ہے۔ آج وہ ریبا کے گھر گئی تھی کیونکہ یہ تو طے تھا کہ سیف بھیا نے آج گھر نہیں ہونا۔ وہ ہر نماز کے ساتھ دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے اذلان چودھری تمہیں شکست ہو، لیکن ساری دعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں۔ رات کو 9 بجے ہی گاؤں میں جشن شروع ہو گیا تھا، اذلان چودھری کی جیت کا جشن۔ اذلان چودھری کی جیت میں پورے گاؤں میں مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں اور ایک تم ہو جو منہ لٹکائے بیٹھی ہو۔ جی ہاں، کیونکہ میں نے اس گنڈے اذلان چودھری کو ووٹ نہیں دیا ہے۔ شش، چپ، بالکل چپ۔ جانتی ہے یہ بات تمہارے سیفی بھائی کے کانوں میں پڑ گئی تو تمہاری خیر نہیں جی۔ جی جانتی ہوں، لیکن یہ بھی جانتی ہوں انہیں آج کرانے کی فرصت کہاں سے ملے گی۔ آج ان کے چودھری اذلان صاحب الیکشن جو جیت گئے ہیں، ویسے اتنا اچھا تو ہے وہ، تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ کوئی ایک ہو تو بتاؤ۔ پہلی بات، ہمارے بھائی کو اس نے اپنے جیسا گنڈا بنا دیا ہے اور نہ جانے کیسے محبت کے جال میں پھانس دیا ہے کہ وہ اس کے کاموں میں گھر کو بلائے کئی کئی دن گھر نہیں آتا۔ اور سب سے جو بری چیز ہے اس میں وہ ہے اس کا سامیہ چودھری کا منگیتر ہونا۔ اور تیسری وجہ میں بتا نہیں سکتی، وہ منہ میں بڑبڑائی، ارے جلیے تجھے اس سے کیا بیر ہے، وہ تو بہت بلی ہے، بس تھوڑا غصے کی تیز ہے۔ اب کی بار جواب اریبا کی والدہ کی طرف سے آیا تھا، جو کہ بہت سال حویلی والوں کے لیے کام کرتی رہی تھی۔ مشال منصور نے بحث کا نالا حاصل سمجھا اور اٹھ کر چھت پر آ گئی جہاں سے سارے گاؤں میں ہو رہی آتش بازی سے آج گاؤں روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ تبھی اسے پھر سے وہ چودھری کی آنکھوں کے سامنے آ گیا جو سے نہر کے کنارے سیفی بائی کے ساتھ ملا تھا، بلو کلر کی قمیض شلوار میں، گھوڑے پر سوار، کاندھے پہ بندوق لٹکائے، جنگل میں شکار کے لیے جا رہا تھا۔ اس کے پاس سے جاتے ہوئے گھوڑے کی سپیڈ آہستہ کی اور سیفی بھیا کے سامنے تحکم سے بولا، آج کے بعد یہاں نظر نہ آؤ، اس طرف دوسرے گاؤں کی حدود ہے، خبردار جو آج کے بعد تم ادھر نظر آئی تو۔ اس وقت کو سوچ کر بھی مشال نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ تبھی اسے اپنے پیچھے کسی کی پرچھائی نظر آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ شور مچاتی یا کچھ کرتی، کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس شخص کا چہرہ دیکھ کر مشال کو اس کے 2 دن پہلے کے کہے گئے الفاظ یاد آئے تھے۔ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھے گہری نظریں اس پر ٹکائے ہنس دیا، کہا تھا نا کہ سب سے پہلے تمہارے پاس ہی آؤں گا، جانا چاہو گی کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے
जानना चाहोगी क्यों सबसे पहले तुम्हारे पास आया हूँ? विशाल ने नफ़ी में सर हिलाया। वो उसके मुंह पर से हाथ हटाते हुए सर झुकाकर बोला, मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। विशाल ने मुंह फेर लिया, अगर माफ़ नहीं करोगी तो मैं रोज़ ऐसे ही आता रहूँगा और तुमसे माफ़ी मांगता रहूँगा। इसकी बात पर विशाल को झटका लगा। उसने अफसोस से उसके झुके हुए सर को देखा। मेरे माफ़ करने से क्या होगा? मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। अच्छा, आप जैसे बड़े लोगों के दिल कब से हम जैसे छोटे लोगों की बातों पर बेसुकून होने लगे? बस जब से आपको देखा है तब से ही। जवाब दर जवाब आया था। विशाल ने दूर होती रोशनियों को देखा, जहाँ उस शख्स की खुशी में सारा गांव रोशन था। और एक ये शख्स था जो रात के अंधेरे में उसके सामने खड़ा माफ़ी मांग रहा था। अल्लाह ने उसकी दुआ तो सुन ली थी, वो जीत तो गया था, लेकिन उसके पास इस जीत को महसूस करने के लिए दिल में सुकून नहीं था। जाओ असलान चौधरी, मैंने तुम्हें अपने भाई के सदके माफ़ किया। हम जैसे छोटे लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम जैसा खुद पसंद शख्स माफ़ी का तलबकार है। असलान चौधरी उसे देखते हुए उल्टे कदमों चल रहा था। वो अपना दिल तो उसके पास छोड़े जा रहा था। तुम्हारे बिन तो अब असलान चौधरी कुछ भी नहीं, और मेरा खुद से वादा है, मेरी ज़िंदगी में बस तुम ही शामिल होगी, नहीं तो और कोई भी नहीं। उसने दिल में अहद किया और चुपके से उसकी एक तस्वीर अपने मोबाइल में कैद कर ली। अब जल्दी से लाइक असलान चौधरी उसे देखता उल्टे कदमों चल रहा था। वो अपना दिल तो उसके पास ही छोड़े जा रहा था। तुम्हारे बिन तो अब असलान चौधरी कुछ भी नहीं, और मेरा खुद से वादा है, मेरी ज़िंदगी में बस तुम ही शामिल होगी, नहीं तो और कोई भी नहीं। उसने दिल में ऐड किया और चुपके से उसकी एक तस्वीर अपने मोबाइल में कैद कर ली। मिशाल स्कूल से आकर घर में बच्चों को ट्यूशन देने लगी, जिससे उसका वक्त अच्छे से गुजरने लगा। सैफी भैया भी अब ज़्यादातर इस्लामाबाद में ही रहने लगे थे, और मिशाल ने मुकम्मल तौर पर अरीबा के घर में ही डेरा जमा लिया था। असलान शाह ने अपना सिक्योरिटी के लिए पाशा और सैफ को साथ रख लिया था। सैफ को अपने साथ इस्लामाबाद चलने की ऑफ़र करने से पहले उसने पूछा था कि वो मिशाल का क्या करेगा। फिर साथ ही उसने ऑफ़र भी की थी कि वो मिशाल को हवेली में बीजान के पास छोड़ दे। सैफ ने मिशाल से बात की तो वो हत्थे से ही उकड़ गई। आपने जहाँ जाना है जाएँ, मैं अपने घर में ही रह लूँगी। आप मुझे कैसे ऐसे ही कहीं छोड़कर चले जाएँगे? सैफ भी सोच में पड़ गया कि बहन को घर में अकेले छोड़कर कैसे जाऊँ? लेकिन फिर अरीबा गाँव लेकिन फिर अरीबा आ गई और उसने सैफ से कहा कि वो मिशाल की बिल्कुल भी फ़िक्र ना करे, वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाएगी। लेकिन फिर भी सैफ ने पहले मिशाल की रज़ामंदी को मुकद्दम समझा कि अगर वो जाना चाहे तो ठीक है, नहीं तो वो असलान को मना कर देगा। लेकिन मिशाल भी भाई की मजबूरी समझती थी। वो सालों से उनके लिए काम कर रहा था, वहीं से कमा रहा था, तो अब उसे उसके साथ तो जाना ही था। आज सैफ भैया को गए पूरे 15 दिन हो गए थे, और इस ज़िंदगी में पहली बार हुआ था जब वो इतने दिन के लिए घर से कहीं गया था। मिशाल 3 साल की थी जब उसके माँ और बाप गांव में होने वाले एक झगड़े में गोलियां लगने से मारे गए थे। उसके बाद वो सैफ सकीना पुप्पो के घर चले गए थे। वो खुद बेवा औरत थी। अरीबा तब 6-7 साल की थी। मिशाल और वो दोनों सारा सारा दिन खेलते रहते थे। सैफ ने पुप्पो के घर के हालात देखते हुए मैट्रिक के बाद अपने गाँव में आ गया और चौधरी हाकम अली के घर नौकरी कर ली। उसके छोटे मोटे काम करने लगा। सैफ और असलान हम उम्र थे, इसलिए उनकी आपस में गहरी दोस्ती हो गई। और फिर सकीना पुप्पो को जब फालिज का अटैक हुआ तो उन्होंने सैफ से कहा कि वो रीबा से निकाह कर ले। सकीना के एहसानों का बदला चुकाने का इससे बहुत बेहतर मौका नहीं था, इसलिए सैफ ने फ़ौरन हामी भर ली। और फिर सकीना पुप्पो लोगों को अपने साथ ही ले आया था। और चूँकि अब अरीबा की रुखसती नहीं हुई थी, इसलिए उन्हें घर के पास ही घर लेकर दिया था। वो चाहता था कि पहले मिशाल की शादी करे, लेकिन जब से वो इस्लामाबाद आया था, उसने सोच लिया था कि मिशाल के लिए ही वो अरीबा को रुखसत कराकर घर ले आएगा। ठीक 1 माह बाद जब वो घर वापस आया तो सब उसकी आमद पर बेहद खुश हुए थे। पुप्पो भी उसके आने की खुशी में बाहर से में आकर बैठ गई थी, और फिर उसके कुछ कहने से पहले ही पुप्पो ने से बात कर ली कि वो अब अरीबा की रुखसती करना चाहती हैं। उनकी बात पर सामने बैठी अरीबा शर्म से लाल हो गई और अंदर की तरफ भाग गई, जबकि मिशाल की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। अगली सुबह सैफ मिशाल और अरीबा को अजलान शाह की चौधरी में अगली सुबह सैफ मिशाल और अरीबा को अजलान चौधरी की गाड़ी में शहर लेकर आया और ढेर सारी शॉपिंग करवाई। अरीबा के लिए वलीमे का जोड़ा भी दिया। वापसी पर गाड़ी में सैफ के साथ साथ अजलान चौधरी भी मौजूद था। अरीबा और मिशाल जिस वक्त मॉल से बाहर निकले तो मिशाल की पहली नज़र फ्रंट सीट पर बैठे अजलान चौधरी पर गई, जो वाइट कलर की कमीज शलवार पर ब्लैक वॉस्केट जेब तन किए, कांधे तक आते बालों को पोनी में बांधे, आंखों पर सन ग्लासेस चढ़ाए, बार बार घड़ी में वक्त देख रहा था। मिशाल पर नज़र पड़ते ही उसके चेहरे पर एक जानदार
मुस्कुराहट लौट गई। मिशाल ने गहरी इरादी तौर पर अपनी चादर दुरुस्त की। उसकी इस हरकत पर उसने मुस्कुराते हुए सर झटका। असलान चौधरी को आज पता चला था कि खुशी किस चीज़ का नाम है। पिछले एक माह से दिन रात बेचैनी में गुजर रहे थे, लेकिन इस लड़की को एक नज़र देख लेने के बाद उसके रगों पे भी सुकून सरायत कर गया था। उन दोनों की गाड़ी में बैठने पर सैफ ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, जबकि असलान चौधरी लापरवाह नजर आने की कोशिश करते हुए अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो गया। फिर सारा रास्ता खामोशी से ही कटा। सैफ और वो आपस में कोई ना कोई बात कर लेते थे, लेकिन वो दोनों खामोश ही रहीं। सैफ अपने घर के आगे गाड़ी खड़ी करते हुए सैफ अपने घर के आगे गाड़ी खड़ी की और जल्दी से नीचे उतर कर सामान निकाल कर रखने लगा। अरीबा भी उसकी मदद करने लगी। जिस वक्त मिशाल उतरने लगी, असलान चौधरी बगैर मुड़े बोला, सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। इसकी बात पर मिशाल ने एक सख्त नज़र उस पर डाली। उसकी नज़रों को महसूस करते हुए असलान चौधरी ने भी उसकी तरफ देखा। दोनों की नज़रें मिली तो मिशाल ने नज़रें झुका लीं। असलान चौधरी ने एक पैकेट मिशाल की तरफ बढ़ाया, जबकि मिशाल ने सख्ती से मुट्ठियाँ भींच लीं, जैसे मुबादा उसके हाथ के साथ आकर चिपक ना जाए, और गाड़ी से उतरकर बगैर देखे घर के अंदर चली गई। जबकि इसरान चौधरी की नज़रों ने गेट तक उसका ताक़ुब किया था। उसने गहरा सांस भरा और पैकेट वापस अपने हैंड कैरी में रख लिया। ये तो तय था कि जो चीज़ उसके लिए है वो किसी भी तरह उस तक ज़रूर पहुंचाएगा। खुद से ज़िद लगाना भी कैसी अजीब सी कैफियत है ना। इंसान अपनी हर डर में से शिकस्त खा जाए तो अपने ही नज़रों में शर्मिंदा हो जाता है। आज उसे सब्जियाँ उगाने का जोश चढ़ा था और वो खुरपीली अपने काम में मसरूफ़ थी। हाथ गंदे होने की वजह से फूंक मारकर पेशानी पर आधे बाल हटाने की कोशिश कर रही थी। वो ब्लू कलर के सादा से कॉटन के जोड़े में मलबूस थी। वो नज़र हाथों पर जमाए अपने काम में पूरी तरह मगन थी। थोड़ी देर बाद उसे अपने अकब में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। अपने अकब में मौजूद किसी जी रूह का एहसास उसे इस वजूद से उठती खुशबू के ज़रिए से हुआ था। वो खुशबू अपनी महंगी कीमत का एहसास 400 फैला चुकी थी। उसने दुनिया के तमाम महंगी परफ्यूम्स के बारे में पढ़ रखा था, और ये यकीनन ऐसे ही किसी ब्रांड की खुशबू थी। वो एकदम उठकर खड़ी हो गई। उसके अपने घर में मौजूदगी पर वो इतनी हैरत ज़दा थी कि आसपास के मंजर थोड़ी देर के लिए कहीं गायब हो गई। एहसास था तो सिर्फ ये कि वो इस वक्त उसके घर में मौजूद था, अपनी शान शौकत खूबसूरती, अपने बेहतरीन लिबास से तन किए, और वो नाकाबिले बयां एहसास कमतरी में मुब्तला होगी। हेलो। उसकी तरफ से कोई जवाब न पाकर वो क्यारे के पास रखी एक पुरानी जंग आलूद कुर्सी पर बैठ गया, जबकि मिशाल ने जल्दी से गले में पड़ा दुपट्टा सर पर जमाया। असलान चौधरी आज दूसरी बार उसे ऐसे देख रहा था। ब्लू कलर के कपड़ों में गर्मी के तमाज़े से गुलाबी चेहरा लिए सफ़ेद हाथ मट्टी से लथड़े हुए थे। तभी उसे अपने पीछे सैफ भैया की आवाज़ सुनाई दी, अरे असलान, कहाँ बैठ गए हो? आओ अंदर चलो। वो उसे लिए अंदर की जानब बढ़ गया और मिशाल को पानी लाने के लिए बोला। किचन तक पहुँचते पहुँचते उसने 100 तरह के मशरूब सोच लिए थे जो वो पीता था और उनकी हवेली में अक्सर मौजूद रहते थे, लेकिन ऐसा कोई मशरूब उसके घर में मौजूद नहीं था। वो फ्रिज खोलकर थोड़ी देर उसके अंदर मौजूद चीज़ों को देखती रही, फिर आड़ू के जूस का डब्बा और सादे पानी की बोतल निकाल लाई। तेजी से एक ग्लास में जूस और दूसरे में पानी उंडेल कर ट्रे में सजाए वो किचन से निकली थी। वो ड्राइंग रूम में जिस वक्त दाखिल हुई, वो सैफ से बातों में मसरूफ़ था। ड्राइंग रूम को सजाने वाले का शौक बहुत अच्छा है। ड्राइंग रूम की इकलौती खिड़की के पर्दे हटाकर बंद बांधते हुए मिशाल ने सुना, ये हो क्या रहा है? उसने खिड़की के पार देखते हुए ठटक कर सोचा। मिशाल ने लम्हे भर के मिशाल लम्हा भर के लिए पलटी और उसकी बात सुनी और फिर कमरे से बाहर निकल गई। उसे एक बार फिर नए सिरे से गुस्सा आया था। ये क्यों आया है यहाँ? मुझे मेरी औकात दिखाने आया है? जबकि इस्लाम चौधरी उसकी मोहब्बत में पूर पूर डूब चुका था। आज वो सैफ की शादी के बहाने से यहाँ आया था। दर हकीकत वो तो बस उसे एक नज़र देखने आया था। इतवार का दिन शायद सबके लिए देर से ही शुरू होता है। मिशाल की आँख खोली। घड़ी 10 बजने का ऐलान करते हुए उसका मुँह चढ़ा रही थी। उसने रात को सैफी भैया से शर्त लगाई थी कि वो उनसे पहले उठेगी। उसने तेज़ी से बिस्तर छोड़ा और सैफ के कमरे की तरफ भागी, लेकिन वहाँ तो लग रहा था कोई सोया ही नहीं। वो नाउम्मीद होकर सुस्त कदमों से सहन में आ गई। उसे आज सूरज पर भी गुस्सा आ रहा था। इतनी जल्दी क्यों निकल आते हो? मेरे पास होते ना तो ये पानी की बाल्टी भरकर तुम पर फेंकती, ताकि तुम ये जो आग बरसा बरसा कर हमें मार रहे हो ये आग बुझ जाती। न जाने उसे किस बात पर इतना गुस्सा था। असल में उसे इस सूरज में
असलान चौधरी ही नज़र आ रहा था। उसकी आंखों में भी तो ऐसी ही आग नज़र आती थी। उसको लगता है जलाकर भस्म ही कर डालेगी। तभी बैरूनी दरवाजे पर सैफ पसीना पहुंचता हुआ अंदर आता हुआ दिखाई दिया। मिशाल को देखकर उसने 2 उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाया। मिशाल मुंह बनाकर किचन में घुस गई। सैफ उसके पीछे किचन में ही चला आया और नाश्ता बनाने में उसकी मदद करने लगा। मैं पप्पो की तरफ गया था। पप्पो के मालिक मकान को बता दिया है कि वो इस महीने घर खाली कर देंगी और हाँ, रुखसती के लिए जुमे का दिन तय पाया है। तुम सोई थी, नहीं तो तुम्हें भी साथ ले जाता। चले, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं चलकर क्या करती। अच्छा है, अब हरीबा पप्पो हम सब फिर से एक ही घर में रहेंगे। वो सच में बहुत खुश हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हें भी रुखसत कर दूँ। तो भाई, आपको तो मुझे इस घर से भेजने की बहुत जल्दी है। अरे चलिए, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं भी बेफिक्र हो जाऊँगा। अब की बार वो चुप हो गई थी। दिल चाह रहा था असलान चौधरी की हरकत के बारे में उसे बता दें, लेकिन फिर इस बदमाश का क्या भरोसा, अगर भाई ही ना रहा तो क्या हुआ, किधर खो गई थी। कहीं नहीं, आप क्या कह रहे थे। तुम्हारे लिए बीजा ने कुछ भेजा है, तुम्हारे कमरे में रखा है। सैफ ने उसे ये नहीं बताया था कि ये गिफ्ट उसे दिया असलान चौधरी ने है। अगर बता दिया तो वो समझ जाती कि ये किसने भेजा है। वो सर हिलाती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सामने एक डब्बा पड़ा था। डब्बा खोलने पर उसमें से रेड कलर का नफीस से काम वाली मैक्सी निकली, जिसे लेकर वो हैरत ज़दा से रह गई। इतना खूबसूरत जोड़ा मेरे लिए भेजा है। सामिया टिक टिक करती अंदर आ रही थी। बाज़ात भी जान का दिल करता था कि सामिया की सारी सैंडल्स के नीचे कोई नरम सा तलवा लगा दें। वो जो हर वक्त उनके दिमाग में एक टिक टिक का शोर रहता था। सामिया उनसे प्यार तो करती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता होता था कि घर के किस कोने में बसे बुजुर्ग क्या क्या करते हैं। सामिया के अजीबोगरीब फैशन से बीबी जान को सख्त इतराज़ होता था। आजकल तो उसने फटे पांचों वाली शलवारें पहनना शुरू कर दी थी। बीबी जान ने देखा तो कहीं बिना ना रह सकी। अरे पुत्र, इतनी बड़ी गाड़ी में इंसान बैठे और फटे हुए कपड़े पहने। उनकी बात पर सामिया की हंसी निकल गई। बीजान, ये फैशन है। उन दोनों की बातें सुनता असलान शाह बज़ाहिर अपना मोबाइल में गुम था, लेकिन उनकी बातें सुनकर उसकी आंखों में चम से एक सरापा आया। ब्लू कलर के काटन के सादा से शलवार कमीज में मलबूस दुपट्टे को एक साइड पर डाले, लंबे बालों की चोटी में से निकलती कुछ आवारा लटे जिसकी गालों को छू रही थी और कुछ आंखों के आगे आ रही थी। हाथों में लगी मट्टी होने की वजह से फूंक मारकर पीछे करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो जब भी उसे दिखता था नए सिरे से उसके सरापे में खो जाता था। असलान, असलान पुत्र। काफ़ी बार बुलाने पर भी जब वो ना बोला तो बीजान ने उसका कांधा हिलाया। जी जी बीबी जान। वो तेज़ी से बोला, ये आजकल तुम्हारा ध्यान किधर रहता है क्या बीजान। मैंने तो कानों में हैंड फ्री लगाए हुए हैं, इसलिए आवाज़ नहीं आई। अच्छा बता, इसकी शादी कब है तेरे दोस्त की, क्या नाम था भला सा उसका। बीजान, सैफ। हाँ सैफ की। बहुत भला बच्चा है बीजान, आदत की सख्ती लेकिन दिल की इतनी बुरी नहीं थी। जी बीजान, कल है। तुम जाओगे ना जी। उसने इस बात में सर हिलाया। सामिया को भी साथ ले जाना। इससे पहले कि वो उसको ले जाने पर कोई एतराज़ करता वो पहले ही बोल उठी, ना बीजान, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी उन गंवारों की शादी पे। उसकी बात पर असलान सर झटक कर बाहर निकल गया। रेड कलर की मैक्सी में हमरंग चूड़ियाँ पहने, कानों में छोटे से टॉप्स डाले, हल्के से मेकअप के साथ वो बिल्कुल तैयार थी। वो बिल्कुल तैयार थी। घर मेहमानों से भरा पड़ा था। सैफ अभी तैयार होकर नहीं आया था। उसने शायद आज पहली बार लाल जोड़ा पहना था। भाई की शादी की खुशी बहुत ही बड़े से सहन के कोने में स्टेज बनाया गया था। मर्दों के लिए अलग इंतज़ाम किया था, जो कि निकाह तो पहले ही हो चुका था, तो बस वलीमा ही था जिसमें सब लोगों के सामने साथ वाले घर से अरीबा को रुखसत करवा कर अपने घर ले आए थे। अरीबा की दुधियाल से आए उसकी दूर परे की पुप्पो को मिशाल बहुत पसंद आई थी। उनका एक ही बेटा था और बैंक में जॉब करता था। उन्हें मासूम सी मिशाल बहुत पसंद आई। खाने का दौर चला तो एक हड़बोंग सी मच गई। हर बंदा दूसरे से पहले पहुंचना चाहता था। अल्लाह अल्लाह करके सब खाने के बाद मेहमान रुखसत हुए और सैफ को लाकर अरीबा के पास बैठाया गया। उसने तो भाग दौड़ में शायद अरीबा की एक झलक भी नहीं देखी थी। सैफ जब आया तो उसके साथ असलान चौधरी भी मौजूद था। वाइट कलर की कमीज शलवार पर कांधों पर ग्रे चादर डाली वो जहाज का पैकर लग रहा था। वो ही रिजर्व सी तबीयत आकर सामने पड़े सोफे पर बैठ गया और मोबाइल पर बिजी हो गया। वो तो अब जाना चाहता था, लेकिन उस दुश्मन जहाँ की एक झलक देखना चाहता था। तभी उसकी नज़र उसकी तरफ उठी तो पलटना भूल गई। लगता था ये रंग बस उसी के लिए बना है। धानी आंचल में दमकती उसकी रंगत। आज उसने बाल खुले छोड़े हुए थे, सुनहरी लंबे बाल कमर पर बिखरे हुए थे। वो हाथ में मिठाई लिए सैफ और अरीबा की तरफ बढ़ रही थी, जहाँ से
जहाँ सैफ की कुछ और दोस्त और अरीबा की दोस्त उनसे छेड़छाड़ कर रही थी। असलान ने मोबाइल निकाल कर उसके हंसी सरापे को मोबाइल में कैद कर लिया और स्टेज की तरफ बढ़ गया, जहाँ उसने सैफ से मिलते हुए उससे इजाज़त चाही। उसे देखकर पास खड़ी मिशाल ने गुस्से और सबसे निगाहें झुका लीं। सैफ से गले मिलते असलान शाह का बाजू उसके कांधे से टकराया। वो जल्दी से पीछे हुई तो सैफ से गले लगे असलान शाह ने अपनी गहरी नजरें उस पर मरकूज की तो मिशाल रुख मोड़ कर खड़ी हो गई। जबकि वहाँ से निकलते असलान चौधरी ने आज फैसला कर लिया था कि वो आज घर जाकर सामिया से शादी से इनकार कर देगा। जो बातें हवेली के बाहर गूंज रही थी, आज उनकी पेशकश उस वक्त हवेली की बैठक में भी सुनाई दे रही थी। अस्तान चौधरी हकम अली के सामने बैठा उनके तय करदा रिश्ते से इनकार कर रहा था। रिश्ते से इनकार की माकूल वजह बताओ। अस्तान चौधरी ने दो उंगलियों से पेशानी मसली। मैं मिशाल को पसंद करता हूँ। हुक्म अली चौधरी जवाब तो पहले से ही जानते थे, वो पाशा से सब मालूम कर चुके थे, लेकिन फिर भी उसकी ज़ुबान से सुनना चाहते थे। तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो। अब हम अपने घरों में काम करने वाली को अपनी बहू बनाएंगे। अजान हमारे घर के मर्दों की दूसरी औरत के साथ रातें गुजारना कोई मायूब बात नहीं है। अगर इतनी ही अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं, कुछ रातों का मेहमान बना लो उसको, लेकिन शादी के बारे में सोचना भी बात। अजलान चौधरी ने गुस्से से मुठ्ठियाँ बींच ली। अगर उस वक्त उनकी जगह कोई और बात ये करता तो अजलान चौधरी उसे गोलियों से भून डालता, लेकिन फिर भी वो तहम्मुल से बोला, दादा जान अगर मैं किसी से शादी करूँगा तो वो मिशाल मंसूर होगी, वो नहीं तो कोई भी नहीं। आप सामिया के लिए कोई और रिश्ता ढूंढ लें। हाकम अली अपने इस लाडले पोते को देख रहे थे जो उन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज था, लेकिन अपनी इज्जत से बढ़कर नहीं था। अजलान चौधरी अपनी बात ख़त्म करके जा चुका था। हाकम अली चौधरी ने कुछ सोचते हुए पाशा को बुलाया और उसे कुछ ज़रूरी हदायत देकर रवाना कर दिया। अजलान चौधरी को सुबह सवेरे इस्लामाबाद के लिए निकलना था। सैफ को वो साथ नहीं लेकर जा रहा था क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी। वो चाहता था कि वो कुछ दिन अपने घर पर अपनी बीवी के साथ गुजारे। यही सोचते हुए वो सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन काफ़ी देर करवट पर करवट बदल बदल कर थक कर वो उठकर बैठ गया और मोबाइल उठाकर गैलरी में दिन को ली गई तस्वीरें निकालने लगा। वो ज़ूम करके उसके एक एक नक्श को अपने अंदर उतारने लगा, लेकिन उसकी आंखों की प्यास फिर भी ख़त्म नहीं हो रही थी। असलान चौधरी पूरे एक माह के बाद गांव लौटा था। इस दौरान उसने सैफ से रब्ता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका नंबर मसलसल बन जा रहा था। उसे अभी भी फुर्सत नहीं थी, लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर वो सिर्फ एक दिन के लिए आया था। घर में सब ने उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया था। बहुत खुशगवार माहौल में खाना खाया गया था। हाकम अली का रवैया भी उसके साथ नॉर्मल था। उसे ढूंढने पर भी किसी के चेहरे पर या किसी के रवैये से कोई नाराज़गी नजर नहीं आ रही थी। बाबा आज आ ही गया है तो क्यों ना शादी की तारीख रख ली जाए। शहजाद चौधरी की बात पर उसने हुक्म अली की तरफ देखा, लेकिन वो नजरें चुरा गए। शुजा बेटा सुबह बात करेंगे, अभी फ़िलहाल बच्चा थका आया है, इसे आराम करने दो। जाओ बेटा आराम करो, सुबह बात करेंगे। कमरे में आकर उसने दोनों हाथों में सर गिरा लिया। वो खुद भी नहीं जानता था कि ये कैसी मोहब्बत है जिसमें उसे एक पल के लिए भी सुकून हासिल नहीं होता। पिछले एक माह में एक रात भी वो सुकून से नहीं सो पाया था। सारी रात सिगरेट पे सिगरेट फूंकता रहा था। उसने बहुत सहल ज़िंदगी गुजारी थी। पढ़ाई के दौरान भी शहर में हर वक्त उसके लिए लड़कियों का एक हजूम होता था। एक तो पैसे की फरावानी थी, फिर कुछ रंगीन मजाज तबीयत और साथ में चार्मिंग पर्सनैलिटी। लड़कियां खुद उसकी तरफ खींची चली आती थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव में रहने वाली किसी आम सी लड़की के इश्क में वो इस तरह गिरफ्तार हो जाएगा। सुबह वो नमाज पढ़ कर नीचे आया तो सब सो रहे थे। वो चुपके से बाहर निकल आया। अभी अंधेरा छटा नहीं था। वो खेतों की तरफ निकल आया। उसे हमेशा यहाँ आकर सुकून हासिल होता था। यहाँ की खामोशी उसे बहुत भली लगती थी। वो खेतों से होता हुआ सैफ के घर वाले रास्ते की जानिब चल दिया। तकरीबन 10 मिनट की मसाफत के बाद वो उनके घर के बाहर खड़ा था, लेकिन दरवाजे पर बड़ा सा ताला उसका मुंह चिढ़ा रहा था। उसने वहीं खड़े खड़े पाशा को कॉल की और उसे जल्दी वहाँ पहुँचने के लिए बोला। वो सोचने लगा कि आखिर ये सब लोग गए कहाँ होंगे, शायद अपने पुप्पो के गांव। तभी दूर से उसे पाशा आता हुआ दिखाई दिया। पास आकर उसने मुअद्दब अंदाज में सलाम किया। अजलान ने उससे सैफ की बाबत पूछा, जो कुछ उसने बताया। अजलान गहरी सोच में डूब गया। उसके कहने के मुताबिक शादी के दूसरे दिन सकीना पुप्पो का इंतकाल हो गया था। उनकी तदफीन के लिए वो लोग उनके गाँव गए थे, फिर एक हफ्ते बाद वापस आए और रात की पहरी यहाँ से कहीं चले
गए। असलान गहरी सोच में डूबा, घर लौट आया। नाश्ते की मेज़ पर सभी लोग मौजूद थे। सामने उसके बराबर बैठी थी। असलान सबके चेहरों पर एक नज़र दौड़ाई और हाकिम अली पर आकर उसकी नज़र रुक सी गई। चाचू, आप रात को कुछ कह रहे थे। हाकिम अली के चेहरे पर नजरें गाड़े उसने शुजाअत से सवाल किया। जी बेटा, मैं कह रहा था कि अब तुम आए हो तो कोई ना कोई तारीख रख देते हैं। किस की तारीख? में समझा नहीं। वो अनजान बनकर बोला, बेटा तुम्हारी और सामने की शादी की तारीख। क्यों दादा जान, आपने चाचू को नहीं बताया जो मैंने आपसे कहा था? हाकिम अली ने अपनी जगह पर पहलू बदला। क्या बाबा जान, असलान किस बारे में बात कर रहा है? मैं आपको बताता हूँ चाचू, आप सामिया के लिए कोई और रिश्ता ढूंढें, क्योंकि मैं फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहता। सामिया के हाथ से चम्मच प्लेट में गिर गई। पास बैठी बीजान ने इस्लान का हाथ पकड़ लिया। सारा और शिजा मुँह खोले हाकिम अली की तरफ देखने लगे, जबकि इस्लान अपनी बात मुकम्मल करके नैपकिन से हाथ साफ करता हुआ जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। चलता हूँ बीजान, आज मुझे असेंबली के सेशन में पहुँचना है। बीजान ने उसकी पेशानी चूमी, जबकि बाकी सबको लग रहा था जैसे सांप सूंघ गया हो। उसे इस्लामाबाद आए पूरे 6 माह गुजर चुके थे। उसने अपने कुछ खास बंदे सैफ की फैमिली को ढूंढने पर मामूर किए हुए थे, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल सका था। वो जानता था हाकिम अली जानते हैं कि वो लोग कहाँ हैं, लेकिन वो खुद ही उन्हें ढूंढना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि हाकिम अली को इस बात की भिनक भी पड़े कि वो उन्हें ढूंढ रहा है। आज उसे शिद्दत से अपनी माँ की याद आई थी। उसने अपना वॉलेट खोलकर उसमें रखी अपनी माँ की वाहद तस्वीर को देखा, जो उसे अपने बाप की स्टडी में से बहुत अरसा पहले मिली थी। हवेली में किसी को भी उसकी माँ के बारे में बात करने की इजाज़त नहीं थी। वो बहुत छोटा था जब एक दिन अपनी माँ की बाबत दरियाफ्त करने पर हाकिम अली ने उससे वादा लिया था कि वो उसकी हर बात मानेंगे, लेकिन वो कभी भी अपनी ज़ुबान पर दोबारा कभी ये सवाल नहीं लाएगा। और उसने चुप साथ दी थी। हाकिम अली अपनी ज़ुबान के पक्के निकले। उसकी हर बात को बिला चू चरा मान लिया जाता था। उसे बेजा लाड प्यार दिया गया था, और हद से ज़्यादा लाड प्यार ने उसे खुद सर सिद्धि और कमंड बना दिया था। वो चाहता था कि वो जिस चीज़ की चाह करेगा वो उसकी हो जाएगी, और यही गलती उससे हुई थी। जब उसने मिशाल को देखा तो उसने समझा जैसे उससे पहले उसकी ज़िंदगी में लड़कियां आती रही हैं और वो उनके साथ एक दो रातें गुजार लेता था और बस उसका चार्म ख़त्म हो जाता था। इस बार भी वो ऐसा ही करेगा, लेकिन पहली बार उसका पाला एक मजबूत कतार की लड़की से पड़ा था, जिसे उसकी पर्सनैलिटी और पैसे से कोई सरोकार नहीं था। उसे अपनी इज्जत प्यारी थी और उसकी यही अदा उसे भाग गई थी। उसकी तरफ अगर कोई लड़की देखकर मुंह मोड़ लेती तो वो कभी दोबारा उधर थूकता भी नहीं था, लेकिन उसके साथ पहली बार ऐसा हो रहा था कि वो जितना उसे देखकर गुस्सा होती थी, जितना उसे चिढ़ती थी, उसी कदर असलान चौधरी के दिल में उसको पाने की जस्तजू बढ़ जाती थी। और फिर शायद उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार कोई लड़की देखी थी जो खुद को छुपा छुपा कर रखती थी, और उसकी यही बात उसको अट्रैक्ट करती थी। असलान ऑफिस में बैठा किसी फाइल के वर्क गर्दानी कर रहा था। उसके मोबाइल पर रिंग हुई तो अनजान नंबर देखकर उसने कुछ पल तवक्कुफ किया। नंबर पहचानने की कोशिश की, फिर शशुपंज में उसने कॉल रिसीव की, लेकिन दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया। कहाँ हो तुम इस वक्त? उसने पेन लेकर जल्दी से पता नोट किया अपना कोड और गाड़ी की चाबी उठाकर पागलों की तरह बाहर की तरफ भागा। वो बस इतना जानता था कि जिसने उसे पुकारा है वो उसकी मताए हयात है। उसके बस में नहीं था कि वो उड़कर लाहौर पहुँचे। वो बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे लाहौर पहुँचने में कम अज़ कम 4 से 5 घंटे लगने थे। होंठों में सिगरेट दबाए एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ाकर उसने स्पीड और तेज़ की। उसके कानों में बस उसकी आवाज़ गूंज रही थी, मुझे आपकी मदद चाहिए। उसके दिमाग में जो ही उसका कहा जुमला गूंजा, वो गाड़ी की स्पीड और तेज़ कर लेता। अगले 4 घंटे में वो उसकी बताई गई जगह पर मौजूद था। अपनी गाड़ी बाहर मेन रोड पर खड़ी करके वो पैदल अंदर की तरफ चल दिया। ये अंदरून लाहौर का एक पसमानदा इलाका था। तंगो तारीख गलियों से गुजर कर वो एक पुराने और बोसीदा घर के सामने रुक गया। दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। 2-3 बार दस्तक देने के बाद अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। जी बेटा, किससे मिलना है? ये यूसुफ साहब का घर है? जी हाँ, आप कौन? मुझे मिशाल से मिलना है। और अपने मुंह पर हाथ रख के सर से पाँव तक उसका जायजा लिया और इसके लिए दरवाज़ा खोलते हुए उसे कमरे में ले आई। बैठो बेटा। मिशाल और मारूफ अभी कहीं गई हुई हैं, थोड़ी देर तक बस आती ही होंगी। तो मिशाल के शोहर हो ना? इसकी बात पर उसने चुन कर उन्हें देखा और इस बात में सर हिला दिया। तभी बाहर से आवाज़ें आना शुरू हो गई, जैसे कोई बहस कर रहा हो। असलान अपना सारा ध्यान मोबाइल में मरकूज़ किए हुए था, लेकिन आवाज़ें तेज़ से तेज़
منظر ہوتی جا رہی تھی۔ اسلان نے جھنجھلا کر اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے میں موجود اکلوتے دروازے سے باہر نکل گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ کے جہاں ایک لڑکی کے پیچھے چھپی بلیک عبایا میں ملبوس مشال تھی، جبکہ سامنے 4 آدمی صحن میں پڑی پلاسٹک کی کرسیوں میں براجمان تھے۔ ان میں سے ایک مولوی صاحب تھے، جبکہ ایک آدمی کھڑا اسلان کو اندر لانے والی خاتون سے بحث کر رہا تھا۔ ان لوگوں میں سے کسی کی بھی نظر اسلان پر نہیں پڑی تھی۔ وہ خود ہی آگے بڑھایا تھا۔ جی کیا میں پوچھ سکتا ہوں کیا مسئلہ ہے؟ اسے دیکھ کر مشال کی جان میں جان آئی تھی۔ جو آدمی بحث کر رہا تھا اس نے سوالیہ نظروں سے اس عورت کی طرف دیکھا۔ یہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ مشال کا شوہر ہے اور اسے لینے آیا ہے۔ اس عورت کی بات پر مشال کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اسلان چودھری بہت اعتماد سے آگے بڑھا اور مشال کو اپنا سامان لانے کے لیے کہا، جبکہ سامنے کھڑے لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا جیسے سانپ سونگ گیا ہو۔ تم تو MNA اسلان چودھری ہونا؟ ان میں سے ایک آدمی اسلان کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ تمہاری بیوی ہے؟ یقین کرنا ہے تو کرو، نہیں تو تم لوگوں کی مرضی۔ تم اگر ثبوت نہیں دو گے تو ہم تمہیں اس لڑکی کو یہاں سے لے کر نہیں جانے دیں گے۔ اچھا تم روکو گے مجھے؟ اسلان نے اس کی طرف پیش قدمی کی، جبکہ وہ شخص الٹے قدموں دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ تو تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ وہ شخص ہکلاتے ہوئے بولا۔ اچھا کون ہو تم؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ میں بہت الٹی کھوپڑی کا بندہ ہوں۔ تم لوگ اس لڑکی کے ساتھ اس سے پہلے جو کچھ کر چکے ہو وہ کافی ہے، اب مزید مجھے یہاں نظر نہ آؤ تم لوگ۔ وہ شخص بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ اس کے پیچھے اس کے دوست اور مولوی صاحب بھی نکل گئے۔ تبھی اپنے پیچھے کھٹکے کی آواز پر اسلان نے دیکھا تو بیگ لیے مشال کھڑی تھی۔ چلے؟ اسلان کے پوچھنے پر اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ اسلان نے آگے بڑھ کر اس عورت کا شکریہ ادا کیا۔ آپ نے اتنے دن اسے پاس رکھا، اس کی حفاظت کی، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں چکا پاؤں گا۔ اس کے والیٹ میں اس وقت جتنے بھی پیسے تھے اس نے سارے نکال کر اس عورت کی مٹھی میں رکھ دی۔ وہ نانا کرتی رہ گئی، لیکن اسلان نے زبردستی انہیں وہ پیسے تھمائے اور آگے بڑھ کر مشال کے ہاتھ سے بیگ لے دیا۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گاڑی پھر سے اسی راستے پر رواں دواں تھی، لیکن اب اسلان مطمئن تھا اسے منزل پر پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ سرشار سا بیٹھا تھا، وہ اس عورت کی بات کو سوچ سوچ کر ہی خوش ہو رہا تھا۔ یہ مشال کا شوہر ہے، اسے لینے آیا ہے۔ اس کے کانوں میں یہ بات رس گول رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھی مشال شرمندگی کے مارے سر بھی اوپر نہیں اٹھا رہی تھی۔ پلیز یہاں گاڑی ایک سائڈ پر روکے۔ کیوں؟ اسلان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ مجھے ہاسپٹل جانا ہے۔ ہاسپٹل کیوں؟ اس سے سوال کرنے کے ساتھ اس نے گاڑی روک دی۔ وہ بھیا ہاسپٹل میں ہے، میں نے اسی لیے آپ کو کال کر کے بلایا تھا۔ کون سے ہاسپٹل میں؟ کیا ہوا ہے اسے؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اسے سوال کیا۔ آپ رہنے دیں، آپ کو تکلیف ہوگی، میں یہاں سے ٹیکسی دے دوں گی۔ اس کی بات سن کر اسلان کا دماغ کھول اٹھا۔ بتائیے کون سے ہاسپٹل میں ہے وہ؟ آپ کا بھائی؟ وہ تو میرا دوست بھی ہے۔ اس نے غصے سے چبا چبا کر الفاظ ادا کیے۔ مشال اس کے غصے سے ڈر کر ہاسپٹل کا نام بتا کر جلدی سے خاموش ہو گئی۔ کچھ بولیں گی آپ؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہوا ہے اسے۔ مجھے نہیں پتا، ہم لوگ سکینہ پھوپھو کی تدفین کے لیے ان کے گاؤں گئے تھے، واپس آئے تو پاشا ہمارے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے بھیا سے کچھ کہا اور پھر بھیا راتوں رات ہمیں لے کر گاؤں سے چلے آئے، لیکن راستے میں ہی ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں بھیا کی ایک ٹانگ اور بازو ٹوٹ گئے، جبکہ میں اور اریبہ محفوظ رہے۔ اسلان اس کی بات سن کر ہونٹ بھینچ گیا۔ رونے کی وجہ سے اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اسلان نے اس کی طرف پانی کی بوتل بڑھائی جسے وہ ایک ہی سانس میں پی گئی تھی۔ تم جن کے گھر میں رہ رہی تھی یہ کون لوگ تھے؟ یہ میری کالج کی دوست ہے، میں اور اریبہ باری باری بھیا کے پاس ہاسپٹل میں رہتے تھے۔ ایک دن اریبہ اور ایک دن میں، تو ہم رات کو اس کے گھر آ جاتے تھے۔ اور وہ آدمی کون تھا؟ وہ معروف کا کزن تھا۔ اس نے ایک دن مجھے معروف کے گھر سے نکلتے دیکھ لیا تو اس کے بعد ہی پیچھے پڑ گیا تھا۔ میں نے اس سے تنگ آ کر ہی آپ کو کال کی تھی، لیکن آج تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ مولوی صاحب کو لے کر آ گیا تھا، اگر آپ نہ آتے تو نہ جانے میرا کیا ہوتا۔ اس نے جھرجری دی۔ ہاسپٹل میں سے آتا دیکھ کر سیف کی آنکھوں میں ایک خوف سا لہرایا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اسرار نے اسے سہارا دے کر واپس لٹا دیا۔ کیسے بھی وفا ہو یار، جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کتنی کالز کی، لیکن تمہارا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا، میرا موبائل گم ہو گیا تھا ہوں۔ تبھی ڈاکٹرز راؤنڈ پر آئے اور چیک اپ کے بعد سیف کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ اس کے ڈسچارج کی بات سن کر اریبہ اور مشال دونوں پریشان ہو گئیں۔ جو جمع پونجی تھی وہ ہاسپٹل میں خرچ ہو گئی تھی، گاؤں وہ لوگ جا نہیں سکتے تھے۔
सैफ ने सख्ती से मना किया था कि वहाँ हमारी जानों को खतरा है, इसलिए वहाँ के बारे में तो सोचे भी मत। असलान किसी से मोबाइल पर बात करता हुआ बाहर निकल गया। अरीबा और मिशा ने अपनी परेशानी से रोना शुरू कर दिया। फिर सैफ की आवाज़ आई, अरीबा तुम्हारे घर चलते हैं? हाँ क्यों नहीं, मेरा नहीं वो आपका भी घर है। उसकी बात के जवाब में वो कुछ नहीं बोला, बस खामोश नज़रों से उसे देखने लगा। तभी असलान की वापसी हुई। तुम लोगों ने सामान बांध लिया? जी आप जाओ, हम लोग चले जाएंगे। असलान ने गाड़ी की चाबी मिशाल की तरफ बढ़ाई। तुम और भाभी जाकर गाड़ी में बैठो, मैं सैफ को लेकर आता हूँ। लेकिन कुछ नहीं, जितना बोला है उतना ही करो। विशाल ने सैफ की तरफ देखा तो उसने आंख के इशारे से उसे जाने के लिए कहा। वो उस वक्त 2 कमरों के फ्लैट में मौजूद थी। सजा संवरा हर तरह के फर्नीचर से आरा सा छोटा सा फ्लैट बहुत खूबसूरत था। सैफ को कमरे में छोड़कर वो जाने के लिए मुड़ा तो सैफ ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे तुमसे एक बात करनी है, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और तुमने मेरे हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है, तो फिर बोलो, रुक क्यों गए सैफ, बोलो। बड़े चौधरी मिशाल को क्यों मारना चाहते थे, ये तुमसे किसने कहा? उन्होंने पाशा को कहा था कि वो मिशाल को ख़त्म कर दे। असलान ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली और कमरे में चक्कर काटने लगा और फिर तेज़ी से कमरे से निकलकर साथ वाले कमरे में गया जो कि उसके ज़ेर इस्तेमाल था। ये फ्लैट उसने अपनी पढ़ाई के दौरान लिया था और फिर उसके बाद भी जब कभी लाहौर आना होता वो होटल के बजाय यहीं रुकता था। उसने अलमारी में से फ्लैट के पेपर्स निकाले और अपने वकील को कॉल करने लगा। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और मिशाल शावर लेकर बाहर निकली। उसे कमरे में लेकर दरवाजे में ही रुक गई। उसके बालों से गिरती पानी की बूंदें उसके चेहरे को भिगो रही थी। गले में पड़ा दुपट्टा एक साइड को ढलक गया था। असलान एक ट्रांस की सी कैफियत में चलता हुआ उसके करीब आया। विशाल ने इसकी गहरी नज़रों से घबरा कर जल्दी से दुपट्टा ठीक किया। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये कमरा आपका है। इस कमरे में आने का हक सिर्फ तुम्हें ही तो है। ये कहकर वो कमरे से निकल गया और फिर न जाने दोनों के दरमियान क्या बात हुई और सैफ ने मिशाल से पूछे बगैर उसका निकाह करने का फैसला कर लिया। उसी शाम को असलान चंद गवाहों और निकाह ख्वाह के हमरा चला आया। उसने एक बैग लाकर अरीबा की तरफ बढ़ाया जिसमें मिशाल का ड्रेस था। थोड़ी देर के बाद अरीबा ने मिशाल को लाकर सैफ के पास बेड पर बैठाया। मिशाल को यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसका भाई उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। वो ऐसे शख्स से कैसी शादी कर सकती है जिसकी नज़र में औरतों की इज्जत दो कौड़ी की थी। उसे अभी भी उसकी वो नज़रें याद थी जिनमें हैवानियत थी। तभी मौलवी साहब की आवाज़ गूंजी, मिशाल मसूद वल मसूद अहमद आपका निकाह असलान चौधरी व सिकंदर चौधरी हक महर 5 लाख सिक्का राइजुल वक्त अदा किया जाता है कि आपको कबूल है। असलान चौधरी का हर अज़ू समात बन गया था। उसे डर था कि वो इनकार कर देगी। 1 2 3 घड़ी की सुइयों की टिक टिक के साथ खामोशी का दौरानिया तवील होने लगा था और एक पल के लिए असलान के दिल की धड़कन भी रुक गई थी। उसका दिल घड़ी की सुइयों के साथ धड़क रहा था। उसने सफ़ेद रंग के नफीसे जोड़े में मलबूस मिशाल के झुके हुए सर पर एक नज़र डाली और अपनी जगह से खड़ा हो गया। कबूल है की हल्की सी आवाज़ उसके कानों से टकराई तो उसे अपनी समात पर यकीन नहीं आया। मौलवी साहब ने दोबारा से वही अल्फाज दोहराए तो अब की बात वाज़ेह सुनाई दिया, कबूल है। साइन किए गए निकाहनामा इसके आगे रखा गया तो थोड़ी सी झिझक के बाद उसने साइन कर दिए। अजलान ने उसके हाथ से पेन लेना चाही तो उसने उसके हाथ में पेन देने के बजाय टेबल पर रख दी। मौलवी साहब के निकलते ही मिशाल ने सैफ के कांधे पर सर रखकर रोना शुरू कर दिया। अजलान मौलवी साहब और गवाहों को रुखसत करके लौटा तो वो उसकी आवाज़ पर सीधी होकर बैठ गई। उसे देखकर उसने अपने दुपट्टे का एक कोना अपने चेहरे के आगे कर लिया। एक जानदार मुस्कुराहट ने अजलान की होंठों के किनारों को छुआ जिसे उसने जल्दी से छुपा लिया। अब हमें इजाज़त है सैफ, मुझे जल्द से जल्द निकलना होगा। विशाल अगर रहना चाहें तो रह सकती हैं। हाँ, मैं भैया के पास ही रुकूंगी। उसकी बात सुनकर वो जल्दी से बोली और सैफ से पहले ही बोल उठी और तभी उसे अपना चेहरा छुपाना याद ना रहा। आंखें फाड़े वो उसे ही देख रही थी जैसे कह रही हो जाते क्यों नहीं हो, जबकि असलान तो कहकर पछताया था। उसके चेहरे पर नज़र पड़ती ही उसका दिल किया अभी उसे वहाँ से उठा कर ले जाए। साथ ही उस बेवकूफ़ पर गुस्सा भी आया, कैसे कह रही है कि यहीं रहूँगी, एक बार मेरे साथ चलो, दोबारा कभी ऐसा नहीं कहोगी। नहीं अस्तान, ये तुम्हारे साथ ही जाएगी। सैफ की बात सुनकर अस्तान ने कनखियों से मिशाल की तरफ देखा जिसका चेहरा उतर गया था। गाड़ी में इस वक्त गहरी खामोशी थी। वो रुख मोड़े दरवाजे के साथ चिपकी बैठी थी जबकि अस्तान ड्राइव करते हुए गाहे बगाही एक नज़र उस पर भी डाल रहा था। थोड़ी देर गुजरी जिसने देखा उसकी गर्दन एक तरफ को ढलकी हुई थी। न जाने कितनी रातों का आदत जगह था जो गाड़ी में बैठते साथ ही सो गई थी। असलान ने गाड़ी की सीट लंबी की तो एक हाथ से उसके सर को सहारा दिया। उसे सीट पर लटाकर वो सीधा हुआ तो नज़र उसकी गर्दन पर मौजूद दिल पर गई। उसका दिल बेईमान हुआ। दिल से होती हुई नज़र उसकी कलाइयों में मौजूद सुर्ख चूड़ियों पर गई। उसके हाथ को एक हाथ से अपनी गिरफ्त में लेते हुए उसने गाड़ी आगे बढ़ा ली। उसकी जिस वक्त आँख खुली उसने खुद को नरम गरम बिस्तर पर पाया। थोड़ी देर
اپنے ارد گرد دیکھتے ہوئے پہچاننے کی کوشش کی کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ سب کچھ یاد آنے پر وہ سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی۔ اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو بھاری اور دبیج پردوں کی وجہ سے اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رات ہے یا دن۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا جو قیمتی فرنیچر سے آراستہ تھا۔ ہر چیز بہت سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ سے اتر کر باہر آئے تو یہ کسی گھر کی بالائی منزل تھی۔ سیدھے ہاتھ سے سیڑھیاں نیچے کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ سیڑھی سے نیچے آئی تو آگے لیونگ روم تھا۔ سامنے ٹی وی چل رہا تھا جس پر کوئی نیوز اینکر زور و شور سے اپنے سامنے موجود مہمانوں سے بحث و مباحثہ میں مصروف تھا۔ وہ حیران کھڑی تھی کہ نہ جانے اذلان کہاں ہے اور وہ یہاں تک کیسے آئی، یہ کس کا گھر ہے۔ تبھی ایک طرف سے اذلان ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے آیا اور بت بنی کھڑی مشال کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تم جاگ گئی ہو؟ وہ جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی اپنے پشت پر اس کی آواز سن کر ہڑبڑا کر پیچھے ہوئی اور پیچھے لگے دیوار گیر آئینے سے جا ٹکرائی۔ اذلان نے اپنے ہاتھ میں موجود کپ اس کی طرف بڑھایا جسے اس نے جلدی سے تھام لیا۔ اسے اس کی بہت طلب ہو رہی تھی۔ اذلان واپس مڑ گیا جبکہ وہ چلتی ہوئی جا کر ٹی وی کے آگے بیٹھ گئی۔ وہ خالی دماغ کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اذلان اپنا کپ اٹھائے اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا لیکن اس نے دیکھا وہ دماغی طور پر حاضر نہیں تھی۔ اس نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تو اس کی ہیزل براؤن آنکھیں اذلان کی ڈارک براؤن آنکھوں سے ٹکرائی تو اس کی آنکھوں میں لوتے تھے جذبوں سے مشال نے نظریں چرا لی جبکہ اذلان چاہ کر بھی ایک پل کے لیے اپنی نگاہیں اس پر سے نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ گہری خاموشی اور اس کی نگاہوں سے گھبرا کر اس نے ٹائم پوچھا۔ اذلان اس کی بیوقوفی پر مسکرا دیا۔ وہ جو بورے انہماک سے ٹی وی دیکھ رہی تھی اسے سامنے موجود وقت نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے بھی شاید احساس ہو گیا تھا اس لیے دوبارہ سوال نہیں کیا تھا۔ رات کے 10 بج رہے ہیں، مجھے ریبا سے بات کرنی ہے۔ اذلان نے نمبر ڈائل کر کے موبائل اس کی طرف بڑھا دیا جبکہ وہ موبائل تھامے اوپر کمرے میں چلی آئی۔ ہیلو مشال، کیسی ہو؟ اس کی آواز سن کر مشال کا دل بھر آیا لیکن کنٹرول کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ بھیا کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، پلیز بھیا سے بات کروا دو۔ مشی، وہ بھی سو رہے ہیں؟ اچھا چلو میں صبح بات کر لوں گی۔ مشی، تم ٹھیک ہو نا؟ اذلان بہت اچھا ہے، اس نے ہماری بہت مدد کی ہے، وہ نہ ہوتا تو ہم کہاں جاتے۔ ہم صحیح کہہ رہی ہو، میں نے بھی اسی لیے اسے شادی کر لی، نہیں تو میں مر کر بھی ایسے شخص سے کبھی بھی شادی نہ کرتی۔ اسے کھانے کے لیے بلانے کے لیے اندر آتے اذلان کے قدم اس کی بات پر وہیں رک گئے تھے۔ لیکن کیوں مشی، وہ تو بہت ہینڈسم ہے، اتنے بڑے گھر کا بیٹا ہے، تمہارے بھیا کا بہت اچھا دوست ہے، ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ ان پڑھ جاہل گوار، وہ گاؤں میں بھی ہر وقت ہاتھ میں بندوق اٹھائے کسی کی جان کا دشمن ہی بنا ہوتا تھا۔ مشی، وہ رکن ہے پارلیمنٹ کا، ہاں تو وہاں جانے کی ساری خصوصیات ہیں نا اس میں۔ تم اب زیادتی کر رہی ہو مشال، ارے باقی اس کی وکالت سے تنگ آ کر اس نے فون ہی کاٹ دیا جبکہ دروازے کے باہر کھڑے اذلان نے غصے سے ضبط کرتے ہوئے مٹھیاں بھینچ لی۔ وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے نیچے آئی جہاں وہ کھانے کے ٹیبل پر بیٹھا کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر بھی مشال کی طرف نہیں دیکھا تھا، بس ہاتھ کے اشارے سے اسے کھانے کے لیے بلایا۔ کھانے کو دے کر مشال کی بھوک چمکی، وہ بیٹھی تو اس نے اس کے آگے پلیٹ رکھی، اس میں بریانی ڈالی۔ اسے شاید بھوک زیادہ لگی تھی تبھی وہ تیز تیز ہاتھ چلانے لگی۔ اذلان اپنا کھانا ختم کر کے سینے پر ہاتھ باندھے اسے کھاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ جب اس کی پلیٹ میں چاول ختم ہونے لگے تو اذلان نے پوچھے بغیر مزید چاول ڈال دیے۔ اب کی بار شاید شرمندگی سے اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس کی شرمندگی باندھتے ہوئے اذلان وہاں سے اٹھ گیا۔ کھانے کے بعد برتن دھو کر وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر گزارنے کے بعد وہ کمرے میں آئے تو ملکہ جیسا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اذلان بیڈ پر نیم دراز تھا۔ وہ بیڈ کے قریب کھڑی سوچنے لگی کہ کہاں سوئے، تبھی اسے بیڈ کی دوسری طرف ایک تکیہ اور بلینکٹ نظر آئے تو وہ تکیہ لے کر بالکل کونے میں لیٹ گئی۔ اذلان کی آنکھ الارم کی آواز پر کھلی، گھڑی پر اس وقت صبح کے 10 بج رہے تھے۔ وہ اٹھنے ہی لگا تھا تبھی اس کی نظر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے ہاتھ پر پڑی۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے پہلو میں لیٹی مشال کو دیکھا، ایک ہاتھ گال کے نیچے رکھے جبکہ دوسرا ہاتھ اذلان کے سینے پر موجود تھا۔ اذلان نے اس کے ہاتھ کو اپنی نرم گرفت میں لیا اور اس کی پشت پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس کا لمس پا کر مشال ہلکا سا کسمسائی تو اذلان نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے سینے سے ہٹایا اور اٹھ گیا۔ یہ اس کی زندگی کی خوبصورت صبح تھی۔ پچھلے 8 ماہ سے وہ روز رات کو یہی خواب تو دیکھتا آ رہا تھا۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا تو وہ پاؤں لٹکائے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ مشال نے بغیر شرٹ کے اذلان کو دیکھ کر نظریں چکا لی۔ اذلان نے اس پر ایک نظر ڈالی اور وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ نیوی بلو کلر کی شرٹ نکال کر پہنی اور ہاتھ میں ایک پنک کلر کا نفیس سے کام والا جوڑا لا کر مشال کے پاس رکھ دیا اور وہیں کھڑے شرٹ کی بٹن بند کرنے لگا۔
उसकी नज़रें मिशाल के चेहरे का तवाफ कर रही थीं। मिशाल कपड़े हाथ में लिए तेज़ी से वॉशरूम में घुस गई। वो बाहर निकली तो वो कोट पहने विंडो के पास खड़ा किसी से फ़ोन पर गुफ्तगू करने में मसरूफ़ था। मिशाल ड्रेसिंग के आगे खड़े होकर अपने बाल सुलझाने लगी। लंबे घने बालों ने उसकी पुश को ढांप रखा था। अज़लान बात करता हुआ गैर इरादी तौर पर उसके पीछे आ खड़ा हुआ और आईने में नज़र आते उसकी आँख पर नज़रें जमा दी। मिशाल की पुश उसके सीने से टकरा रही थी। उसे अपने इतने करीब देखकर उसके हाथ से ब्रश कर गया। अज़लान मुस्कुराकर थोड़ा सा आगे को झुका और उसके कानों की लो पर अपने लब रख दिए। उसकी इस हरकत पर वो शर्म से सुर्ख पड़ गई और खुद में सिमट गई, जबकि अज़लान ने सीधा होते हुए उसके चेहरे पर एक नज़र डाली। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊँगा, और कमरे से निकल गया। उसके निकलते ही मिशाल दिल पर हाथ रखते हुए बेड पर बैठ गई। ये मुझे क्या हो रहा है? इस शख्स के सामने मेरी ज़ुबान को ताले क्यों लग जाते हैं? उसने अपने दिल पर हाथ रखा जो दुगनी रफ्तार से दौड़ रहा था। उसकी हरकत याद करके वो कानों की लोओं तक सुर्ख पड़ गई। तुमसे कुछ कहने को था, भूल गया। हाय क्या बात थी, क्या भूल गया। हो गई सैकड़ों बातों की वफा। हंस के जब तुमने कहा मैं भूल गया। वो अभी भी ऑफिस से लौटा था। आज उसका आखिरी दिन था ऑफिस में, क्योंकि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी थी और अपने इलेक्शन होने थे। वो आंखें मूंदे सोफे की पुश से सर टिकाए बैठा था। उसे अपने करीब आहट महसूस हुई तो उसने झट से आंखें खोली। उसने सर झटक कर दोबारा से सामने नजर आता नजारा देखा, जहाँ लाल जोड़े में मजबूत दोनों हाथों में भर भर कर चूड़ियाँ डाली गई थी। निफासत से दुपट्टा सर पर टिकाए उसकी नज़रों के इर्तका से कन्फ्यूज से मिशाल नजरें झुकाए खड़ी थी। आपके लिए खाना लगाऊं? लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। साथ ही कोट अपने बाजू पर डालकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और इसके इस तरह इग्नोर करने पर उसे अपनी तैयारी फीकी सी लगी। असलान जानता था वो उसके लिए तैयार हुई है, लेकिन वो भी गुजरे एक साल का बदला लेना चाहता था। उसने भी तो असलान को बहुत सताया था। कहीं कहीं दिन तो कई कई दिन तो वो उससे बात ही नहीं करती थी, लेकिन फिर उसकी तवज्जो और मोहब्बत ने आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में असलान के लिए जगह बना ली थी। सैबिया बिल्कुल ठीक था। उसने इस्लान का फ्लैट छोड़ दिया था और लाहौर में ही एक दो कमरों का घर किराए पर ले लिया था। उसकी चाल में हल्की सी लंगड़ाहट आ गई थी, लेकिन वो अपने पाँव पर खड़ा हो गया था। असलान को पार्टी की तरफ से टिकट ऑफर किया गया था, लेकिन उसने इनकार कर दिया था कि वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार करना चाहता है। इस बात की खबर जब हवेली में पहुंची तो हाकम अली खान उसी वक्त पाशा के साथ इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। उनका ख्याल था वो असलान को कायल कर लेंगे। वो उसकी सियासत में होने से बहुत से मफादात हासिल करना चाहते थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि अब वो असलान पहले वाला नहीं रहा। उसने सोच लिया था कि वो लोगों की खिदमत जारी रखेगा, लेकिन अपने तरीके से। वो सुबह सवेरे उठ जाता था। मिशाल की सुबह लेट होती थी, वो नमाज़ पढ़कर सो जाती थी। इस वक्त भी वो लॉन में बैठा अखबार की बरकतानी कर रहा था। तभी गेट से होंडा ब्लैक मर्सिडीज़ गैराज में आकर रुकी। गाड़ी को पहचानते ही वो इस अखबार के लिए उठ खड़ा हुआ। हाकम अली ने बहुत जोर से इस्लाम को गले से लगाया। तुम तो हवेली का रास्ता ही भूल गए हो। वो खामोशी रहा और मुलाजिम को नाश्ता लगाने के लिए कहा। आप इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए? बस तुम्हारी याद खींच रही। वतन से मुस्कुराया और सर इस बात में हिलाया। दादाजी गाँव में क्या था? गाँव गए थे। गाँव तो तुम पिछले एक साल से नहीं आए हो। उसने अपनी गहरी बुरी आंखें हाकम अली के चेहरे पर गाड़ दी। दादाजी मैं गया था और रास्ते में मुझे दीन मोहम्मद मिला था जख्मी हालत में। आप जानते हैं ना दीन मोहम्मद को? हाकम अली के चेहरे पर एक साया सा आकर लहरा गया। वो तुम्हें कहाँ मिला था? वो तो आपकी कैद में था। वो मुझे कैसे मिल गया? बस कुदरत के कानून से वो उस कैद से भाग निकला और मेरी गाड़ी से टकरा गया, और उसे देखकर मेरी आंखों में बचपन का एक धुंधला सा अक्स लहरा गया, जिसे उसकी बातों ने साफ कर दिया। क्या कसूर था मेरी माँ का? यही कि वो आपके बेटे की पसंद थी। आपको उसके बतन से पैदा होने वाला बेटा तो कबूल था, लेकिन वो नहीं। आप मेरी माँ के कातिल हैं। उसकी आंखों में एक दर्द था जिसका मदावा शायद ही मुमकिन था। आपने आपने उसे कितने पैसे दिए थे? हाकम अली झुके सर से बैठे रहे। खाना खाकर जाइएगा, ये कहकर वो उठकर आ जाते जाते हुए वापस पलटा। आपको एक बात तो बताना ही मैं भूल गया। मैंने शादी कर ली है मिशाल मंसूर से, मेरे मामू की बेटी दीन मोहम्मद की पोती से। तारीख फिर से दोहराई गई है, लेकिन इस बार आपके सामने सिकंदर हाकम अली नहीं है, बल्कि असलान सिकंदर चौधरी है। और मैं अपनी फैमिली की हिफाजत करना जानता हूँ। और हाँ, मैं आपके साथ ही रहा हूँ। आपके हर अगले कदम पर मेरी नज़र होगी। लेकिन इस सब के बावजूद मुझे आपकी इज़्ज़त बहुत प्यारी है। मैं अपनी बीवी को नहीं बता सका मेरा उससे कोई और रिश्ता भी है। वो बस इतना ही जानती है कि मैंने उसे तरस खाकर उससे शादी की है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि मैं तो मैं दावा कर रहा हूँ अपने किए गए मज़ालिम का। आपने एक गलती दोबारा कैसे करने की कोशिश की?
आपने उस लड़की को भी मारना चाहा जो मेरी ज़िंदगी है। ये कहकर वो रुका नहीं और अंदर की तरफ बढ़ गया, जबकि विंडो में खड़ी ये सब सुनते विशाल ने अपना हाथ दिल पर रख लिया। वो तो शौक में थी। ये सब जानकर उसे वो रात याद आई जब वो गाँव से लौटा था। गर्ज चमक के साथ बारिश जा रही थी। विशाल ने उसे स्टडी की तरफ जाते देखा तो उसके पीछे चल दी, क्योंकि वो तो कहकर गया था कि वो 3 दिन तक वापस नहीं लौटेगा। वो जिस वक्त स्टडी में दाखिल हुई वहाँ मौजूद हर चीज़ तहस नहस हो चुकी थी। जब वो अंदर दाखिल हुई तो एक भारी फाइल उड़ती हुई मिशाल के सर पे आ लगी। मिशाल के मुंह से एक बुलंद चीख बरामद हुई तो उजलान ने उसकी सिमत देखा और अपनी लाल आंखों से उसकी तरफ देखने लगा, जैसे उसे बचाने की कोशिश कर रहा हो। उससे डरकर वो अपने कमरे में आ गई और अगले दिन नाश्ते पर वो नॉर्मल था। नाश्ते के बाद उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले आया और सर पर मौजूद हल्के से जख्म को गौर से देखने लगा और बैंडेज करने के बाद फिर बगैर कुछ कहे ऑफिस के लिए निकल गया। हाकम अली बगैर कुछ कहे वापस लौट गए अपने कमरे से। देखते अज़लान के दिल को कुछ हुआ था, जो भी हो, लेकिन वो उसके दादाजी थे। उन्होंने उसे बहुत लाड से पाला था। जिस वक्त वो गाड़ी में बैठने लगे थे, उस वक्त डॉक्टर मिशाल उनके पास पहुंची। दादाजी, खाना खाकर जाइएगा। हाकम अली ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और अपना हाथ उसके सर पे रख दिया। सदा सुहागन हो पुत्र। उनकी आवाज़ में आंसुओं की नमी थी। मैं अज़लान से मिलने आया था, वापस आऊँगा तुम्हारी भी जान को लेकर। और गाड़ी में बैठ गए। मिशाल की ज़िंदगी में अज़लान चौधरी बहुत ऊंचे मुकाम पर बैठा था। जिस शादी के आगाज़ में बहुत मायूसियों में घिरी थी, वो नहीं जानती थी कि ये उसके रब का फैसला है और बेशक वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। आज मुसलसल तीसरा दिन था। वो खाने पर उसका इंतज़ार कर रही थी, जबकि वो था कि घर ही नहीं आ रहा था। रात गए कहीं घर लौटा और सुबह सवेरे निकल जाता। आज भी मिशाल मायूस होकर खाना समेट कर कमरे में आ गई। वो नमाज पढ़कर सोने के लिए लेटी तो न जाने कि उसकी आंखों से एक आंसू का रेला सा निकला। जब तक वो उसके करीब आना चाहता था जब वो उसके करीब आना चाहता था तो वो उससे दूर भागती रही, और अब जबकि वो उसके पास आना चाहती थी तो वो उससे भाग रहा था। सुबह मिशाल की आंख खोली तो उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। उसने देखा तो अजलान चौधरी की बाहों की मजबूत गिरफ्त में थी। वो तेजी से पीछे हुई, थोड़ी देर अपनी सांस बहाल की और फिर उठने से पहले वो अजलान की तरफ झुकी और अपने लब उसकी पेशानी पर रख दिए। वो पीछे हुई तो अजलान आंखें खोले से ही देख रहा था। मिशाल शर्मिंदा हो गई और तेजी से बेड से नीचे उतरना चाहा, लेकिन इससे पहले ही इसका बाजू इस्लाम की गिरफ्त में था। मैडम, ऐसे चोरी छुपे सब करने की ज़रूरत नहीं। हम पर हमसे ज़्यादा आपका हक है। हम पर हमसे ज़्यादा आपका हक है। उसकी बात पर वो सरशार से खिलखिलाकर हंसी, जबकि अजलान चौधरी इसकी हंसी में खो सा गया। और इसके साथ ही ये शॉर्ट सा रोमांटिक नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा।